अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और मैं आज आपको ये कहना चाहती हूं कि कोई स्पेशल ओकेजन हो या ना हो, आपकी कोई प्रेजेंटेशन हो, स्पेशल डे ऑफिस पे हो या कोई भी, यानी देयर इज़ नो स्पेशल ओकेजन बट आई वॉन्ट यू टू ड्रेस अप नाइसली टुडे। आज आप अपने लिए तैयार हुई है। हम अक्सर क्या करते हैं, बहुत सारे जो कपड़े होते हैं, हमारी चीज़ें होती हैं, किसी स्पेशल ओकेजन के लिए संभाल कर रख देते हैं। हमें कोई कलोन गिफ्ट करता है या ज्वेलरी गिफ्ट करता है तो हम उसको कहीं रख के सोचते हैं अच्छा जी क्या करेंगे, कब कोई अच्छा दिन आएगा, कोई स्पेशल ओकेजन होगा तो इसको पहन के जाएंगे। लेकिन इस तरह करते करते आपके तमाम जो दिन होते हैं ना, जो स्पेशल हो सकते थे, वो आपके सामने से ऐसे ही गुजर जाते हैं। तो कई दिनों को जो ना खुद ग्रैब करना पड़ता है, उसकी खुशी को खुद आगे बढ़कर सेलिब्रेट करना पड़ता है। खास तौर पे अगर आपकी ऑफिस लाइफ में, एक तो भाई आज सुबह से आमिर भाई के कोई मसले चल रहे हैं, बड़ी साथ साथ एक प्लानिंग चल रही है। भाई खैरियत है? मैंने कहा बाकी लोगों से बाद में बात करूंगी, पहले आपसे बात करूं, ठीक है? सब कुछ खुशल मंगल। अच्छा जी, अब हम प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि अक्सर हमारी जो कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे जो ख़ास दिन होते हैं, उनको हम सेलिब्रेट करने के लिए हमें ख़ुद आगे बढ़ना चाहिए। एंड यू कैन मेक एन ऑर्डिनरी डे इनटू अ वेरी स्पेशल डे। इसके अलावा जो आज मैं थॉट सोच कर आई थी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी, वो ये कि हम अक्सर कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जुस्तजू करते हैं। हम रोज़ अल्लाह मियाँ से सुबह उठते ही उसके बारे में दुआ करने लगते हैं, शाम में भी उसी के बारे में दुआ करते हैं, सोते वक्त भी हमारे जहन में यही ख्याल आता है, जब उठ के बैठते हैं तब हमारे जहन में पहला ख्याल यही आता है, इफ़ यू कैन जस्ट रिलैक्स अ लिटिल बिट। क्योंकि हमें जिस तरह पता है कि हर चीज़ का एक वक्त पहले से तय है, सही वक्त से पहले, आपके नसीब से पहले आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन उस वक्त तक का जो सफ़र है, जो आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने का जो टाइम है, उसको आप अपने लिए अजियतनाक भी बना सकते हैं या आप उसको हंसी खुशी इस जर्नी को एंजॉय भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप मैट्रिक में आप ही आपका पहला दिन हो और आप पहले दिन से वरी करना शुरू कर दें कि भाई एग्ज़ाम्स होंगे तो क्या होगा, मैं कैसे टेस्ट दूंगा। जितने लोग इस मरहले से गुजर चुके हैं वो इस एनालॉजी से रियलाइज़ कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पहले दिन, 2 दिन, बल्कि एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले तक हमें एग्ज़ाम की कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन हाँ, और दूसरी चीज़ों के बारे में, नताइज के बारे में, गोल्स के बारे में, एम्बिशंस के बारे में हम इतने पर्टिकुलर होते हैं कि हम बाकी चीज़ें, सब चीज़ें छोड़ के उसको चाहते हैं कि ओवरनाइट ये चीज़ें हमें मिल जाएं। इसको इस तरह भी ले सकते हैं हम कि अगर हम किसी किसान की तरफ देखते हैं, या जिसको भी हमारे देखने वालों में से प्लांटेशन का शौक़ हो, ऐसा नहीं होता कि आज आप बीज बोएं और कल आप वो फल खाने लगें जिसकी आपको इंतज़ार था। पहले वो बीज जाएगा एंड फॉर अ लॉट ऑफ टाइम थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन आपकी आंखों से वो ओझल होता है, इनविजिबल होता है। ज़मीन के नीचे वो फल फूल रहा है और थोड़े अरसे के बाद उसकी कोंपलें निकलनी शुरू होंगी। लेकिन इस वक्त तक अगर आप ये समझें कि कुछ नहीं हो रहा तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। इसी तरह जो आपने ख्वाहिशें, जो दुआएं मांगी हैं और उसके लिए आज आप काम कर रहे हैं, देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग। अगर आज आप किसी साइन का इंतज़ार कर रहे थे कि आप कहें कि सिद्रा मेरी फ़लानी चीज़ के बारे में बड़ी ख्वाहिश है, जुस्तजू है, बट आई रियली होप ये हो जाए, और आप इधर उधर कभी आसमान की तरफ देखते हैं, कभी अखबार की तरफ देखते हैं और आपको कोई साइन चाहिए होता है, तो आज ये प्रोग्राम की शुरुआत आपके लिए साइन है कि आपकी जो भी बिगेस्ट ख्वाहिश है वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। मैं आपको बता सकती हूँ कि पिछले 9 महीनों से ये आने वाले ये जो 3 मंथ्स लास्ट के रह गए ना 2019 के, ये आपके लिए बेहतरीन होंगे। तो आपको एक और चीज़ जो मैंने बतानी थी, 8 अक्टूबर को जी माशाल्लाह से आज पाकिस्तान का पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, और आपका और हमारा ये जो सफ़र रहा है इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। हमने बड़े इंटरेस्टिंग शोज़ किए, आपकी बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट और अप्रिसिएशन हमें मिली, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि अगर मैं अपने पहले शो से लेकर अभी तक देखती हूँ तो मैंने वज़न बहुत कम किया है। सो आई होप कि आपके साथ भी ऐसा कुछ बहुत प्रोमिनेंट हुआ हो जो आप देख के पीछे पलट कर देखें और आप कहें कि हम चीज़ों को डिस्काउंट करते हैं और शायद बुरी यादों को, जो तकलीफ दे कोई चीज़ हुई होती है, उसको याद करते हैं। लेकिन तभी मैं कहती हूँ ये फेसबुक मेमोरीज बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि ये आपको सारी अच्छी चीज़ों की, वो जो पिज़्ज़ा जो आपने खाने से पहले उसकी तस्वीर ले ली थी उसकी याद दिलाता है, जो फ्रेंड्स के साथ आप बाहर गए होते हैं, अगर कोई आपने आउटिंग की होती है, कोई ट्रिप लिया होता है, आप उम्रे पे गए हैं, आप वेकेशंस पे गए हैं, वो तमाम चीज़ें आपके सामने आती हैं, एंड इट एक्चुअली टेल्स यू हाउ ब्यूटीफुल लाइफ इज़। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग स्टोरी से तरफ बढ़ने से पहले आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ
बहुत बहुत शुक्रिया जी। पेशावर मास्टर क्लास वाज अ सुपर डुपर हिट सक्सेस और अभी तक आई एम इन टच विद पीपल, उनकी फीडबैक आपके साथ शेयर करूंगी। हमने तकरीबन 3 घंटे वी स्पेंड ऑन परफेक्टिंग कम्युनिकेशन, और अगर लोगों को बात करने का, उनको देखने का जो अंदाज है, और ख़ास तौर पर पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ मेरे पास जो यंगस्टर्स, जो यंग प्रोफेशनल्स आए, उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात की कि सिद्रा हमें पता है कि हमारी क्वालिफिकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, हमारे पास आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ है, लेकिन एतमाद की कमी है। तो हमने बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक्स इसमें प्रैक्टिस की, लोगों को सिखाई, जिससे वो अपने कॉन्फिडेंस को, अपने एतमाद को बहाल कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। अब जी यही चीज़ फ्राइडे और सैटरडे यानी इस जुम्मे और हफ्ते को 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को होने वाली है इस्लामाबाद में। बहुत सारे लोग रजिस्टर कर चुके हैं। कुछ लोगों ने यह भी सवाल किया कि अगर हम सिद्रा 2 के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो क्या इनका अलग अलग कंटेंट होगा? जी बिल्कुल। एक दिन हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे, टेक्निक्स होंगी उसकी, और फिर दूसरे दिन हमारा ज़्यादा फोकस पब्लिक स्पीकिंग पे होगा। लेकिन अगर कोई सिंगल मास्टर क्लास भी लेता है तो ऐसा नहीं है कि उसको ये सारी टेक्निक्स और टिप्स नहीं मिलेंगी। आपको एक दफ़ा फिर बता दूं, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक के मेरे पेज पे, जिसके एड्रेसेस सामने, इंस्टाग्राम पे आप सिद्रा इकबाल ढूंढिए। वैसे मेरा जो टाइटल है वो है @इकबाल-सिद्रा। यू विल सी अ लिंक, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपने फिल करना बहुत ज़रूरी है। इस फॉर्म फिल करने के बाद आपको पता चलती है टाइम और इसका वेन्यू। मेक श्योर कि आप रजिस्टर करें, बिकॉज आई लिटरली हैव द लास्ट 10 और 15 सीट्स ऑन ईच डे गोइंग आउट। और हम इंशाल्लाह ताला परसों इसकी रजिस्ट्रेशन यानी जुमेरात के रोज़ इसकी रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा जगह थी, यहाँ डिमांड ज़्यादा थी, तो हमने वैसे भी 2 दिन किया है। सो आई होप टू सी यू इंशाल्लाह ताला ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। और इसके अलावा भी जो यंगस्टर्स कुछ सवालात करना चाहते हैं, मीट एंड ग्रीट करना चाहते हैं इस्लामाबाद, आई विल बी देयर ऑन द 4th and the 5th of October। अब जी ज़रा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको ये बताते चलें कि हमारे पास है जी व्हाट डू वी हैव, यस द इंटरेस्टिंग स्टोरीज। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। जी आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग, सोलर पैनल वाली एक गाय। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज टू सी, और ख़ास तौर पर सस्टेनेबल एनर्जी इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स। अब जी आगे बढ़ते हैं, और दुनिया भर में जो हमने कल भी आपको बताया था, एहतजाज की फ़िज़ा है। लोगों को जिन चीज़ों के ऊपर ऐसा लगता है कि द गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस, उसके लिए वो एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं। बट वेरी इंटरेस्टिंगली कल मेरे शो में जिब्रान नासिर साहब मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि अगर आप सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हैं या प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट करते हैं तो अब इसका वो रद्द अमल, वो रिस्पॉन्स, वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा जो एक ज़माने में आया करता था। सो ही सजेस्ट कि द ओनली वे लेफ्ट इज़ जुडिशल एक्टिविज़म, यानी अगर आपको चीज़ें गलत लगती हैं, किसी चीज़ के ख़िलाफ़ आपने एहतजाज करना है, तो उसके लिए कानूनी चाराजोई करना शायद एक ज़्यादा इम्पैक्टफुल तरीका है। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक नज़र डालते हैं दुनिया भर की ख़बरों पर। जी जनाब, ये हो रही थी पूरी दुनिया की अहम तरीन ख़बरें। इसमें ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि मौसमी और माहौलियाती तब्दीली का जिक्र किया जा रहा है, तभी दुनिया भर के सरबराहान इस मामले को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और इसके बारे में हम आपको ये भी बताएंगे कि अब तो नन्हे नन्हे बच्चे अपना स्कूल क्विट करके इसको एक सीरियस मामला गर्दानते हुए लोगों को इस तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं कि वाकई अगर इन्होंने माहौलियाती तब्दीली को सीरियसली नहीं लिया तो हो सकता है कि ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़े। ये एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही अहम मामला है, इस पे हम बाद में भी बात करेंगे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। मौसम की बात की जाती है, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, लेकिन जब पतझड़ आता है तो सिर्फ हम ये नहीं देखते कि दरख्तों पे से पत्ते गिर रहे हैं, हमें से अक्सर लोगों के बाल भी गिरने शुरू हो जाते हैं। ये सीजनल है, क्या हमें परेशान होना चाहिए? हमने लास्ट टाइम भी इस बारे में बात की थी और आपकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए। लोगों ने कहा कि जी अब डाइट में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। लोग पहले कहते थे कि वेजिटेबल्स खाएँ, अंडा खाएँ, दूध खाएँ। तो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जाके देखते हैं तो वो कहते हैं अब चाइना मेड अंडे आ रहे हैं, अंडे भी नकली हैं। तो करें तो क्या करें? मुझे याद है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बेचारी ज़ुबैदा आपा कहा करती थी कि बालों में मायोनीज़ लगाया करें, लेकिन मायोनीज़ में भी आप देख लें कि असली अंडा आपको नहीं मिलता। तो सवाल ये है कि ये जो बाहर से कुछ लगा लगू के इस चीज़ को रोका जाए, वाइटामिन्स खाई जाएँ, अपनी डाइट को सही करें। और कई दफ़ा आपको ये भी देखना होगा जिसको हम कहते हैं एलोपेशिया की बीमारी। एलोपेशिया इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिज़ीज़ ऑल टुगेदर, जिसके अंदर आपका ये जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही बॉडी के हेयर फॉलिकल्स को अटैक करने लगता है। तो
ऐसी सूरत हाल में आप जिस चीज़ को हो सकता है बड़ा नॉर्मल सा हेयर फॉल समझ रहे हो, वो किसी अंडरलाइंग बहुत बड़ी मेडिकल कंडीशन की निशानदेही कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एलोपेशिया का एज सच कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन इस कंडीशन को मैनेज किया जा सकता है। इसी हवाले से जो आपके सवालात हैं उस पर बात करेंगे। ख़वातीन में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत फैलता चला जा रहा है। इसमें डिस्टिंग्विश करने की भी ज़रूरत है कि एलोपेशिया क्या है, और दूसरी तरफ आपके अगर हार्मोनल डिसबैलेंस हो तो उसकी वजह से बालों का गिरना क्या इससे मुख्तलिफ है। दोनों सूरतों में हमने ये देखा है कि पैचीनेस होती है, और ख़ास तौर पर ये जो क्राउन का एरिया है जहाँ पे अगर आपका सर पे ताज होता तो आप ताज पहनते, वहाँ पे सबसे पहले जाते हैं बाल, चाहे वो मर्दों की बात की जाए या ख़वातीन की बात की जाए। इसको कैसे रोक सकते हैं, और अगर खुदा ना खाए अगर आप इस कंडीशन में मुब्तला हैं तब क्या करना चाहिए, यही तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम मुशीर। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, क्या हाल चाल है? अच्छा जी खुर्रम, मुझे बताएं मेडिकल कंडीशन से पहले, क्योंकि ये ऑटम का टाइम है, लोग कहते हैं कि खिज़ां के मौसम में बाल गिरते ही हैं, ये किस हद तक सही है? बिल्कुल, आपने बड़ा ही अच्छा एलैबोरेट कर दिया। मैं जो बहुत दफ़ा लोगों को बता चुका हूँ और इतने हर पेशेंट को बताता हूँ, आपने बड़ा कि भाई हर एक चीज़ का एक मौसम होता है, तो बालों का भी एक मौसम है और नेचुरल चीज़ है। अच्छा, ये लोग समझते हैं कि ये बाल अब हमेशा के लिए आ गए। अब ये कभी एक बाल अगर गिने, लोग लिटरली गिनते हैं, तो लिटरली अगर आप बाल गिरते हैं तो 100 से 150 बाल नेचुरल है। अच्छा, 100 से 150 को आपने एक तो कहा कि अगर बेचारा कोई ऑब्सेस करो तो गिनने लगे, लेकिन यानी हाउ डू यू क्वांटिफाई इट? यानी अगर मैं ऐसे हाथों बालों में हाथ फेरूं या शैम्पू करते हुए अगर बिल्कुल ज्यादा हाथों में बाल आ रहे हैं, वो इज नॉर्मल? किस चीज को आप एबनॉर्मल हेयर फॉल कहेंगे? एबनॉर्मल वो होता है कि बिल्कुल आपकी थिनिंग होती चली जा रही है, आपको लग रहा है कि मेरे बालों में वो बाउंस नहीं है कि मैं पहले हाथ रखती थी या रखता था तो मेरे एक अच्छा, ये अब लड़कों का तो बहुत ईजी होता है कि आप नाई के पास जाते हैं, हाँ शेडिंग आपको फौरन आइडिया हो जाता है। लड़कियों का ये होता है कि आपका एक तो मर्दों का तो आपने बिल्कुल सही बताया, क्राउन एरिया जो होता है ना, बीच में से बाल जाते हैं और यहाँ से ये जो मेल पैटर्न बाल्डनेस कहलाता है। अच्छा, अब ये खवातीन में बहुत होने लगा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे बहुत पता तकलीफ से भी लगता है और इनसेंसिटिव लगता है कि खवातीन के अगर बाल जाते हैं तो आपके अगर यहाँ से स्कैल्प नजर आ रहा है तो नजर वहीं जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या किया जाए? माथा आपका बहुत चौड़ा हो जाता है। अच्छा, पहली बात ये कि हम लोग बहुत सारी जो एक हम लोग समझते हैं कि जी अगर कोई फैमिली गई है और उसने 10-12 हज़ार का 3-4 लोगों ने बहुत अच्छा खाना खाया है तो बहुत अच्छा खाना है, बिल्कुल भी नहीं है। आप यकीन करें, पैसे से सिद्रा इसका कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप सिंपल खाना खाएं, अच्छा लोगों को पैटर्न नहीं पता, लोग समझते हैं हमारे यहाँ एक थोड़ा ऑब्सेस्ड भी हो गया ना पैसे से और थोड़ा दिखाने से। अगर आप तुरैयाँ खाएं, ठीक है, एक बहुत ज़बरदस्त डाइट बता रहा हूँ, अगर आप पालक का इस्तेमाल करें, ठीक है, दूध पिएं। दूध लोग समझते हैं कि जी दूध बहुत मोटा करेगा, नहीं, 1 कप दूध आप लें उसको और बलाई हटा दें। अगर आपको फ्रेश नहीं मिलता, टेट्रा पैक बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उसको डेली पिएं। अंडा ठीक है फार्म ही मिलता है मगर फिर भी चलें आप कोशिश करें। आप कह रहे हैं कि आपकी डाइट में प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट हो, पालक का। अच्छा, प्रोटीन हमारी हम लोग जब भी प्रोटीन की बात करते हैं, लोग कहते हैं हम लोग तो इतने अमीर नहीं, रोजाना बकरे का गोश्त खाएं, ठीक है, फौरन एक बीफ भी थोड़ा इंफीरियर होता है, दाल फुल ऑफ प्रोटीन है, छोले, लोबिया, ठीक है, और ये तो बड़े सिंपल, मलका मसूर की ब्राउन दाल, वो तो फुल। मैं लोगों को रेकमेंड करूंगी, हमारे यहाँ फैमिली में हमेशा होता था जैसे ही विंटर्स आते थे और पहले उस जमाने में यहाँ पे लिक्विड में मिलता था कैप्सूल्स बाहर से, माय नाना यूज्ड टू गेट इट फॉर ऑल द कजिन्स के 7 सीज की गोलियां, कॉड लिवर ऑयल, बहुत अच्छा है, बहुत। वो देखिए पूरा आपको एक तो बीमारियों से, एक जो नज़ला, जुकाम, बाल गिरना, आंखें कमजोर होना, नजर कमजोर होना, बिल्कुल आपके जॉइंट्स में पेन होना। और सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो मर्दों में बहुत खास तौर पे होता है, बाहर आप जाते हैं, ठीक है, तो आप बाइक पे हैं तो बहुत ज्यादा आपका सन एक्सपोजर होता है, और कराची बहुत डस्टी भी है क्योंकि हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो सब आपकी मिट्टी आपके बालों में डेब्री जमा होता है। अच्छा, अगर आप रोजाना एक हार्मफुल शैम्पू, अच्छा वो हम समझते हैं जो बहुत झाग बनाएगा अच्छा शैम्पू है, आपने बताया था लास्ट टाइम भी, सल्फेट फ्री होना चाहिए अगर आप रोजाना आपको, जिसका रेजिड्यू नहीं रहेगा। अच्छा, ये तो नॉर्मल बातें हो गई कि अगर आपका नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है, ये जो हमने अभी यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की डॉक्टर खुर्रम कि एलोपेशिया एंड हार्मोन रिलेटेड जो लड़कियों के बाल गिर रहे होते हैं, हाउ शुड अ वुमन नो कि ये मेरे हार्मोनल डिसबैलेंस है? उसमें तो फिर कहा जाता है बाकी सिम्टम्स भी होंगे, आपका साइकिल रेगुलर नहीं होगा, एक्सेट्रा।
नहीं होता, बिल्कुल। और यानी फेशियल हेयर भी हो सकते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। बिल्कुल बिल्कुल। और व्हाट अबाउट एलोपेशिया? देखिए एलोपेशिया जो है वो ऑटो इम्यून है, यानी अपना आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो दिफाई निज़ाम है, उसको खुद आपके सेल्स जो हैं वो उससे फाइट बैक नहीं कर पाते बल्कि उल्टा अटैक करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके पैचेस पहले स्टार्ट होते हैं, एक चिकना सा पैच, ठीक है, सर में होगा, ठीक है, फिर आपके फिर और वो उसको एक तो एलोपेशिया एरिएटा हो गया, ये आपका पैच हो गया, फिर टोटैलस होगा, वो उसमें होगा, आपके पूरे सर के बाल झड़ जाते हैं, खवातीन का भी बहुत होता है। और इसका कोई रिवर्सिबल तरीका, इसका इलाज? बिल्कुल बिल्कुल किसी हद तक। देखिए एक तो आपको स्ट्रेस अगर आपको बहुत ज़्यादा है, अच्छा स्ट्रेस ये नहीं होता कि मुझे सिद्रा के प्रोग्राम पे 9:10 पे मैं जा रहा हूँ तो मेरी गाड़ी में 9 बज गया, मैं परेशान, ये स्ट्रेस नहीं है। ये थोड़ा सा स्ट्रेस है टू सम एक्सटेंट, मगर थोड़ा सा एंग्जाइटी हो जाती है, थोड़ा सा आप लेट हो रहे। स्ट्रेस वो होता है सही मानों में, एक आपको एक फीलिंग, एक थॉट होती है, एक कोई बात हो गई, अब आप पूरी रात उसको रिकॉल कर सोचते रहें, ठीक है, और उसके बाद आपकी नींद नहीं है, सुबह को उठे तो आप बहुत बोझल हैं, ठीक है, और जो आप खा रहे हैं, सबसे लोग कहते हैं जो मैं खाता हूँ मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल चोक कर जाता है। थर्डली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जी आप विटामिन नहीं लेते अपनी खुराक में, और फोर्थली बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इनहेरिटेड भी होता है। लेकिन मुझे बताइए डॉक्टर खुर्रम कि अगर किसी को एलोपेशिया शुरू है, जैसे आपने कहा कि एक जरा सा अभी एक पैच है और आप उसको मशवरा ये दे रहे हैं कि देखिए खातून है या यंग गर्ल है, आपने उसको कहा स्ट्रेस नहीं लेना, ये मुझे बताएं ये वो प्रैक्टिकली कैसे करे, क्योंकि उसके तो दिन रात सोचो में सिर्फ यही है कि मेरे बाल गिर रहे हैं और एक जगह से एक गंजपन का एक पैच भी आ गया। बहुत किलिंग होता है, और मर्दों में दाढ़ी में भी हो जाता है। अच्छा पहली इंपॉर्टेंट बात, एक तो तेल बड़ा लोग समझते हैं बड़ा लेड बैक चीज़ है, जबकि तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तेल का जो सही साइंटिफिक थ्योरी है कि जब आप मालिश करते हैं ना, जब आप तेल लगाते हैं, ल्यूब्रिकेट करते हैं, तो वहाँ सर्कुलेशन बढ़ता है, ठीक है। जब आप कंघा करते हैं, कंघा ये ब्रश करना, लोग कहते हैं मेरे बाल गिर रहे हैं, लड़कियां खास तौर पे, मैं तो ब्रश करना ही छोड़ दिया है, पूरे बालों को टच ही नहीं करती 2-2 दिन, तो वो आप समझती हैं आप बाल अपना सेव कर रहे हैं, नहीं, जितना आप बालों को ब्रशिंग करेंगे, तेल लगाएंगे, एक तो आपका वो दौरान खून बढ़ेगा। सेकंड चीज़ है कि बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेस से कैसे आप निकले, एक तो अपने आप को बिजी करना बहुत ज़रूरी है। अब ये हम लोग कभी एक्सरसाइज की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि जी एक बहुत ही लैविश, बहुत महंगा, जहाँ पे मैं 15 से 25 हज़ार रुपए जरूर खर्च करूँ, वो जिम होना चाहिए, नहीं। और अगर जिम ना भी हो खुर्रम, मुझे लगता है कि वो तारी कर लेते हैं। अब कहते हैं हमारा तो स्केड्यूल इतना बिजी है, एग्जैक्ट 1 घंटा और रोजाना उसी टाइम पे निकालना हमारे लिए मुश्किल है। आई मीन वी मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर आवरसेल्व्स। लेकिन जो बात हम यहाँ पे अगर हम हेयर फॉल रिलेटेड कर रहे थे, एक सवाल मेरे पास आया था ट्विटर पे ही लास्ट टाइम आपके जाने के बाद, आपसे बात नहीं हो पाई। अब जब इंसान बालों के गिरने की कैफियत में होता है और इतनी स्ट्रेस में होता है तो वो रीजंस तलाश कर रहा होता है। तो एक खातून ने हमसे सवाल ये किया कि भाई हमने अपना घर चेंज किया है और पहले जहाँ रहते थे वहाँ मीठा पानी आता था, अब हम टैंकर से पानी डलवाते हैं, वो खारा होता है, क्या इससे भी फर्क पड़ता है और बाल खराब होता है? देखिए थोड़ा बहुत तो पड़ता है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग में उसका बड़ा रोल है, ठीक है, मगर बहुत झड़ने में इतना नहीं है। कराची में तो आप देखें 90% ऐसे ही है, ठीक है। उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि अगर आपके घर में एक अगर खारा ही पानी आता है तो आप कोशिश करें कि जो आप बालों के लिए थोड़ा कर लें। अच्छा अगर वो भी नहीं होता है तो आप क्या करें, जितना आपने पानी लिया बाल धोने के लिए, एक बकेट में आप पानी लें और उसके अंदर आप 1 टीस्पून मीठा सोडा, अच्छी तरह से मीठा सोडा, ठीक है, उसको अच्छी तरह से उसके अंदर जाके अच्छी तरह से डिस्पर्स कर दें और 15 मिनट बाद आप उस पानी से सर धोएं तो नीचे एक आप देखेंगे कि एक बड़ा एक जैसे एक रेजिड्यू बैठ जाएगा, बिल्कुल वो नीचे आ जाएगा। ऊपर के पानी से आप धोएं, कंपैरेटिवली वो बहुत बेहतर होगा। सेकंड आप कॉम्बैट करना कि जी अगर आपका बहुत खारा पानी, तो तेल लगाएं और मेयोनीज जो है, आप बिल्कुल सही कह रही हो, जो प्रोटीन हम थेरेपी कराते हैं सैलून में जाके, वो क्या है, मतलब वो बड़ा महंगा, आप उसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन है घर के लिए। अब तो हेयर योगर्ट, हेयर कंडीशनर, हेयर मास्क, हेयर प्रोटीन आपको सब मिलता है मार्केट में, आपकी जेब के हवाले से। अगर नहीं भी है तब भी आप खाना चाहें, वैसे मुझे तो मेयोनीज को देख के दिल चाहता है सैंडविचेस बना जाए, क्या उसको खाने की चीज को जाया करें, लेकिन हाँ जी आपको सब मिल जाता है। आखिर में खुर्रम, अगर बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं, कई लड़कियों का ये होता है कि भाई मैं खुदा ना खासा जैसे बीमार पड़ी, किसी को आजकल डेंगू बहुत फैला हुआ है, टाइफॉइड है, चिकन पॉक्स है, कहते हैं बालों का टेक्सचर बदल गया बीमारी के बाद, या बाल जितने गिरे थे वो आए तो लेकिन उतने घने नहीं आए, इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए एक तो नाश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाश्ते में आपको क्या करना है, कोई बहुत महंगा नहीं, साबूदाने का दलिया आप खाएं, ठीक है, ओट मील, ठीक है, दूध जरूर पिएं, कोशिश करें थोड़ा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से मुराद ये नहीं कि आप जिम ही जाएं, घर में आप एक कमरा चुन के पोछा लगाएं,
हाँ, एक घर के एक कमरे की अच्छी से सफाई कर लें, पूरा घर मुश्किल है, ड्राइंग रूम की सफाई अपने ज़िम्मे ले लें। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि जी आप अपनी ग़िज़ा में भी खुश हो जाएंगे और आपका सर्कुलेशन बड़ा अच्छा हो जाएगा। और सेकंड चीज ये कि आप ना एक मल्टीविटामिन जरूर खाया करें जिसके अंदर बायोटिन, ठीक है, और हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट। हॉर्स टेल यानी उसको कहते हैं उर्दू में, उसकी शक्ल होती है घोड़े की दुम जैसी, उसको कहते हैं उर्दू में सरस खाच, कोई बड़ा ही जड़ी बूटी है। अच्छा। और उसका एक्सट्रैक्ट बड़े अच्छा, हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट, बायोटिन, आप रोजाना खाएं, दूध पिएं, तेल की मालिश करें। और सेकंड देखिए, अगर आपका घर बहुत बड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कोई बहुत बड़ा लॉन, छोटी जगह पे आप प्लांटेशन करें जहां आप खुद भी एफर्ट करें, तो एक जितना ऑक्सीजन जाएगा ना, आप एक तो आप जब मेहनत करते हैं आपका सांस फूलना चाहिए, ठीक है, आप अच्छा इनहेल करें। और सेकंड आप जब ब्रीथ होती है हार्ट रेट ऊपर जाएगा तो आपका पूरा ये, और कोशिश किया करें थोड़ा सा टाइम निकालना अपने लिए। अगर किसी की बेली ज्यादा है तो वो बेली पे एफर्ट करता है, बाल कम है, उठने के बाद या किसी भी टाइम पे थोड़ा सा सर को नीचे डाल के आप लेटे और लकड़ी के कंघे से रोजाना तेल लगा के 10-15 मिनट खूब आगे पीछे अप एंड डाउन, तो आपके बड़े जल्दी बाल होते हैं। एक और सवाल हमारे पास आया है, दिस इज फ्रॉम निदा फ्रॉम इस्लामाबाद। उन्होंने कहा कि मेरे बाल गिर नहीं रहे थे, नॉर्मल शेडिंग हो रही थी, लेकिन हुआ ये कि मैंने जाके टिंट कराया, यानी फॉर एग्जांपल जिसको हम आम जबान में कहते हैं रूट टचअप कलर करवाया, वो कलर मिक्सिंग में कुछ गड़बड़ हुई है। वापस आने के बाद वो कह रही हैं कि उनको बहुत शदीद स्कैल्प में खारिश भी हुई, थोड़े थोड़े दाने उनको यानी स्कैल्प पे लग रहे हैं और बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। व्हाट कुड हैव हैपेंड? बिल्कुल, फौरन गूगल पे जाएंगी, सर्च करेंगी, उनको जो हुआ है ये कहलाता है दो कॉम्बिनेशन, एक तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, CONTACT कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, और दूसरा सेबरिक SEBORROEIC सेबरिक डर्मेटाइटिस, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा, आपके जहाँ पे आपके बालों में इरिटेशन भी है, इचिंग भी होती है, बहुत खार, लिटरली आपका दिल चाहता है कोई भी चीज़ हो आप उसको स्क्रैच करें, तो आपको क्या करना है, एक बड़ा कॉमन बाजार में, देखिए वैसे चेहरे पे नहीं लगानी चाहिए, ये बालों के लिए है, ठीक है, जैसे बेटोवेट लोशन होता है, उसके अंदर आप स्वीट आमंड ऑयल और ग्लिसरीन मिला के एवरी डे हाफ एन आवर, फिलहाल बालों में से निकालेंगे कैसे? नहीं, बहुत आपने माइल्ड दिया, थोड़ा सा चंद ड्रॉप्स मिक्स किए, बालों में लगाया, और उसके बाद आप रोजाना उसको आप क्या करें कि जी माइल्ड शैम्पू से बाल धोएं, एक वीक में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई अच्छा सा एंटी एलर्जी जरूर लें, जैसे कि लोरेटिडीन ग्रुप आराम से मिलता है, इस्लामाबाद में आराम से मिलेगा, और एक मल्टीविटामिन टोकोफेरॉल, ये मैं एक तो जेनरिक। वो परेशान इसलिए कि जो बाल गिर रहे हैं वो वापस आ जाएंगे, रुक बिल्कुल जाएंगे? आ जाएंगे। अच्छा। ये इरिटेशन हो गई क्योंकि अमोनिया या आप थोड़ा केमिकल ज्यादा होते हैं। अच्छा, केमिकल पे भी हम जरूर एक दिन बात करेंगे। केमिकल आपकी बॉडी में, पानी भी केमिकल है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, जो कि आखिरी सवाल होगा, मुझे पता, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, अमोनिया फ्री है कलर, ऐसी कोई चीज होती है? हमें तो समझाया जाता है केमिस्ट्री में कि कलर डेवलप ही नहीं हो सकता है अमोनिया के बगैर। बिल्कुल, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, वो कहते हैं कि वो जो है वो अमोनिया फ्री हो नहीं सकता, ठीक है, जैसे पानी जो है ऑक्सीजन के बगैर कंप्लीट नहीं होगा। वेरी क्विकली कलर करने, और क्योंकि ये इसी सवाल से मैं लिंक कर रही हूँ, प्री कलरिंग एंड पोस्ट कलरिंग, अपने बालों का कैसे ख्याल रखें, क्योंकि जिन लोगों को कलर कराना पड़ता है वो बेचारे हर 15 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? लड़कियां बड़ा ट्रेंड कराती हैं सब। अच्छा, एक तो बड़ा सिंपल ये कि एक तो आप क्या किया करें, एक आप अंडे का तेल, थोड़ा जरा रिपीलिंग होता है, मगर आपने चंद कतरे अंडे का तेल आपने कैस्टर ऑयल में मिला जाने से पहले, नहीं कलर करवाने से पहले, प्री एंड पोस्ट केयर क्या करें? ट्वाइस अ वीक जरूर किया करें, तो उससे आपका पहले तैयार रहेगा स्कैल्प। और सेकंड आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप क्या करें जी, 5 चीजें मिला के आप बालों में वंस वीक लगाएं। एक तो होगा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, एक अंडा, ठीक है, एक मेयोनीज का 1 टेबल स्पून, और उसके साथ ऐड करें बहुत सारी क्वांटिटी में पीनट बटर, ठीक है, ये अच्छा मिक्सचर बनाया, आपने बालों में लगाया, जो बच जाए उसको ब्रेड पे लगाया और खा भी जाए। और उसको आप ऊपर शावर कैप पहने, वंस वीक जरूर करना है आपको, और हीट अप हो जाएगा, उससे आपका तमाम डेब्री गायब और बाल बड़े नरम हो जाएंगे। तो जब आप कराएंगे तो क्रिंकल्ड नहीं होंगे, जो यूं कर करके गिर आपको डैमेज करते हैं। स्कैल्प भी आपका बड़े आराम में होगा। तो आप एक दफा जल्दी से बता दूं आपको जी, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, इसके अलावा मेयोनीज, अंडा और पीनट बटर, सब प्रोटीन में रिच है। और मैं देखें ये सब खाती रहती हूँ लगाने के बजाय, तो मेरी मेमोरी अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम फॉर बीइंग हियर विद अस। एक शार्प ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिलो पाकिस्तान से का हमारा सेगमेंट जिसमें हम आपको मिलवाते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग डाइवर्स टैलेंटेड पाकिस्तानी से। इस दफ़ा हम बात कर रहे हैं जी वर्ल्ड सॉकर वर्ल्ड कप 2019 होने वाला है ग्रीस में और उसमें पार्टिसिपेट करेगी पाकिस्तान की टीम। ऑफ कोर्स दे आर स्पॉन्सर्ड एंड दे हैव बीन ट्राइड आउट वाया द लेजर लीग्स। और लेजर लीग्स क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दे आर हेयर इन पाकिस्तान थ्रू द वर्ल्ड ग्रुप और इनके बारे में मज़ीद क्योंकि अब इनकी जो लीग्स हैं, इनके जो मैचेस हैं वो पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। आज हमारे पास मौजूद हैं जी इनके, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन हो चुकी है पाकिस्तान की पार्टिसिपेटिंग टीम की फॉर द वर्ल्ड कप सॉकर और इनकी तैयारियां जारी हैं। इनके फॉरेन कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे जो लोकल कोच हैं, वन ऑफ द प्लेयर्स एंड द टीम मैनेजर। लेकिन इनसे बातचीत करने से पहले आपको दिखाते हैं इसी हवाले से एक पैकेज, एक रिपोर्ट। ISF सॉकर वर्ल्ड कप की तैयारी जारी। कौमी फुटबॉल टीम की ट्रेनिंग का पहला मरहला खत्म हो चुका है। लाहौर के बाद टीम ने अब कराची में डेरे डाल रखे हैं। लेजर लीग्स के जेर एहतमाम पाकिस्तान फुटबॉल टीम कराची में बरतानवी कोच केविन रिवीज के जेर निगरानी प्रैक्टिस में मसरूफ है। दूसरे स्मॉल साइडेड फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए 10 अक्टूबर को यूनान रवाना होगी, जहां 12 से 20 अक्टूबर तक इवेंट मुनक्किद होगा। FOF सॉकर वर्ल्ड कप 2019 के लिए पाकिस्तान की टीम तैयार है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं लेजर लीग्स की टीम से जिनकी तैयारियों में, इनकी ट्रेनिंग में मशगूल है और क्या इस दफ़ा की एस्पिरेशंस हैं, इनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं द रीजनल हेड फॉर लेजर लीग सैयद शाहरोज हसन। उनके साथ तशरीफ रखते हैं द हेड कोच फॉर पाकिस्तान हु इज अ फॉरेन कोच केविन माइकल रीव्स, इनका भी जिक्र भी आप सुन रहे थे। एंड ऑफ कोर्स वी हैव द असिस्टेंट कोच गौहर जबान साहब एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट सादुल्लाह हु इज अ मिडफील्डर, पाकिस्तान सॉकर वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी यहाँ मौजूद होने का। शाहरोज, सबसे पहले आपसे पूछूं, दूसरी दफ़ा इंशाल्लाह ताला पार्टिसिपेट करने वाले ग्रीस में है, हाउ एक्साइटेड आर यू और क्या तारीखें क्या हैं इसकी? The dates are basically Sidra 12 to October 12 to 20। ओ ज़बरदस्त। और आप लोगों की रवानगी कब है? 10th को। 10th को। एवरीथिंग इज सेट। मुझे थोड़ा टीम के बारे में बताइए। मुझे पता है इसमें लेजर लीग के जो अपने चैंपियंस हैं उनको भी आपने शामिल किया है थ्रू ट्रायल्स, डिपार्टमेंट्स के भी लोग हैं, इसके अलावा जो नेशनल टीम में से भी लोग हैं इसमें शामिल। एग्जैक्टली बेसिकली हमने इस दफ़ा थोड़ा फॉर्मेट अपना इस तरह इन्हांस किया कि हमने लास्ट टाइम सेलेक्ट की थी टीम विच वाज द नेशनल चैंपियंस ऑफ पाकिस्तान। जी। हमारी जो लीग्स होती हैं और ईयर राउंड होती हैं, आपको बेहतर पता है, लीग सिटीज़ वाइज होती हैं, सारी टीम्स वगैरह खेलती हैं, देन द नेशनल चैंपियंस राइज। उसके बाद हम लोग इस दफ़ा हमने क्या किया कि द फॉर्मेट वाज कि हमने नेशनल चैंपियन टीम के प्लेयर्स भी सिलेक्ट किए। इसके अलावा सिंस वी वांटेड दैट होल ऑफ द पाकिस्तान शुड गेट a better chance at the World Cup and the best team should be representing exactly Pakistan. The best players should be made into a team. तो हमने ट्रायल्स भी कंडक्ट करी इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एंड क्वेटा। इसके अलावा वी सिलेक्टेड players from different areas who had played leisure leagues or who had not played leisure leagues. You know, it takes me back 2 years ago when I was a part of the leisure leagues launch in Pakistan और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह एक तो लीग्स बन चुकी हैं, so much interest has come through। मेरे ख्याल में उन्होंने कैपिटलाइज किया इस बात पे कि शायद लोग ये जानते नहीं थे पाकिस्तान was always branded as a cricketing nation और यहाँ पे फुटबॉल पे कितना इंटरेस्ट है, कितना लोग आगे आना चाहते हैं। let's speak to the player as well। सादुल्लाह, आप क्या कहेंगे जब से ये रेगुलर मैचेस होने शुरू हुए हैं, जो फुटबॉलिंग टैलेंट सामने आया है, ये कभी आपने इमेजिन किया था ऐसे प्लेयर्स भी नज़र आएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो हम प्लेयर शुक्रिया अदा करते हैं मेमोट्रंग फैमिली के कि उन्होंने जो Pakistan has always been taken as a cricketing nation. People write, you know, at great lengths about the cricketing talent that we have. But what about the football talent? Do you think it's Pakistan's best kept secret? I think so. Uh-huh. And you know, over the period of time that I've been here, yeah, the Pakistan has some wonderful talent, the footballers. And you know, we've seen over 2,000 players in the time that I've been here, which is an awful lot of talented footballers. And we've, you know, it's been a tough decision when we selected the final players for the you know, to take to the tournament. And what do you think is their greatest strength when you evaluate them? And you've coached people from all around the world. What is that one strength that stands out or makes them stand out in the world arena? It's their passion, you know, their passion and their endeavour, you know, to succeed. Yeah, but you know, along with that, they have immense talent also. You know, when they have the ball, and there's quite a few of the players that have a good brain, what we call a footballing brain. You know, so they can kind of think ahead also.
And So- how well do they perform as a team? Because at times people say that there's a great raw talent there and you're great with what you do, but as a team, that cohesiveness, that chemistry takes time to build. Well, sometimes it's difficult when you pick a group of players to get them to be, you know, to play team. as a team. Yeah, exactly. But you know, we've had them for probably 2 or 3 weeks at the minute, and they're starting to gel and play as a team, which is great to see. And so hopefully when we'll have another couple of weeks left by the time we actually get into the tournament, they'll be playing, you know, as a team, and it'll be fantastic to watch. I मुझे can ये assure you. रिमाइंड करता है कि अगर आप दुनिया भर में देखें, ख़ास तौर पे जैसे मरीन्स की बात की जाती है कि इंडिविजुअल टैलेंट बड़ा ज़बरदस्त होता है और ज़रूरी होता है। जब तक आप में वो पैशन नहीं है, वो स्ट्रीक नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन टीम्स को परफॉर्म करने के लिए जो बूट कैंप्स पूरी दुनिया में मरीन्स के किए जाते हैं, उसमें एक चीज़ वो कहते हैं कॉन्फिडेंस हर्डल्स, यानी यू कैन नॉट ओवरकम दोज चैलेंजेस, जिस तरह के चैलेंजेस आपको दिए जाते हैं, जब तक आप साथ मिलकर ना काम करें। पहले तो एक प्लेयर फील्ड में उतरता है अपनी टैलेंट को दिखाने के लिए कि देखें मैं कितना ज़बरदस्त परफॉर्म करता हूं, लेकिन गौहर साहब, हाउ डू यू ब्रिंग देम टुगेदर एज अ टीम? ये तो पाकिस्तान के अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस के साथ आए हैं, इनको टीम बनाना कितना मुश्किल है? आई एम रियली सरप्राइजिंग, जिस तरह आप बात कर रही हो मुझे इस तरह लगे यू आर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी एज वेल। यकीन करो मैं यही सोच रहा हूँ कि डिड यू हैव एनी रिलेशन विद स्पोर्ट्स फैमिली? I have a very strong relationship with the Leisure League family and the world group, but yeah, मुझे interest बढ़ा है इस चीज़ में। You know the coaching is you have to each individual put in a cohesive unit. That's a coaching. Yes. That's why Kevin is here. That's why I am here. So we have to put all individual in cohesive unit as well. आपको पता है कि जो एक तो हर जगह में टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट को मैनेज करना और इसको प्लेटफॉर्म तक लेकर आना, आप खुद सोच लें, आप ट्रायल करा रहे लाहौर में, चतराल का लड़का आपकी ट्रायल के लिए नहीं आएगा, 20,000 रुपए वो नहीं लगाएगा। लेजर लीग ने मोर देन 70 सिटीज लीग आपके लिए लॉन्च की है। मोर देन 70 सिटीज में आपके प्लेयर्स तकरीबन राउंड अबाउट 10,000 प्लस प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है। फिर 2000 प्लेयर ओपन ट्रायल्स के, लेट्स सपोज हमने एक सेंटर बनाया इस्लामाबाद, तो नज़दीक है पेशावर के लिए भी, इस्लामाबाद के लिए भी, पिंडी के लिए भी, वहाँ पे ट्रायल जहाँ जहाँ टैलेंट है, इंटरेस्ट है, लोग आगे आ सकते हैं। गौर साहब, आखिरी सवाल, बिकॉज मुझे बहुत जल्दी ब्रेक पे जाना पड़ेगा। फेलियर, हमने बहुत सारे फॉरेन कोचेस को पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ काम करते हुए ये कहते हुए सुना कि एक खौफ है गलती करने से, गलती से आप सीखते हैं, लेकिन हमारे माशरे में क्योंकि गलती को इतना बुरा कर देगी, एक गलती एंड यूर आउट, लोग सीखने के अमल में भी रुक जाते हैं इसकी वजह से। ये खौफ कैसे निकाला जाए? ये खौफ आप खुद सोच लो, आपके पास आपने लीग ऑर्गेनाइज किया जो पीपीएल क्रिकेट का, इस लीग में आपने जितने भी वो यंग प्लेयर से, एक तो एक्टिविटी जाहिर बात है इन लीग में गलतियां भी हुई, लेकिन आपको टैलेंट भी मिला। जब तक आप गलती नहीं करोगे आप कैसे सीखोगे? जब तक, और जाहिर बात है कि आप उसको वो ये इस्लामाबाद में मौजूद हैं, अपने बात करने के तरीके को, प्रेजेंटेशन स्किल्स को, पब्लिक स्पीकिंग को और ख़ास तौर पे एतमाद को बेहतर करना चाहते हैं। माई मास्टर क्लास इज़ कमिंग टू यू ऑन द 4th and the 5th of October। रजिस्ट्रेशन की लास्ट फ्यू डेट्स हैं, वेन्यू और टाइमिंग्स अनाउंस होने वाली हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि एक गूगल फॉर्म है, उसको ज़रूर फिल कर लें। मज़ीद डिटेल्स मेरे सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगी। मेक श्योर दैट यू फिल आउट ऑल दोज डिटेल्स। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और इसी थीम को आगे लेते चलते हुए, Why is communication so important? कहा जाता है कि अगर आपकी बातें अधूरी हों या आपका अंदाज़े बयां कुछ ऐसा हो कि आपकी बात अगले को समझ नहीं आई है या उसको मिसअंडरस्टैंड किया गया है, आधी बात आपने कही है, आधी बात नहीं की, कभी कभार लोग मसलहतन भी ऐसा करते हैं। क्या ये करना सही है? क्या ये करना एथिकल है? और कभी कभार ये अगर नादानिस्ता तौर पे हो, चलें उसमें तो आप कहते हैं किसी को थोड़ा सा स्लैक आप दे देते हैं, लेकिन अगर जानबूझ के मैनिपुलेटिव अंदाज में बात को अधूरा रखा जाए, ये किस हद तक नुकसानदेह होता है? आज हमारा यही टॉपिक होगा। हम अपनी फैमिलीज़ में भी देख लें जी, कभी कभार रिश्ते नातों दोस्तियों में, बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स में भी हम कभी कभार अपने दिल की बात पूरी तरह बयान नहीं कर पाते, एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आपकी कॉल्स हमारे साथ होंगी, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए और बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि दिल में कोई बात थी लेकिन आप उसको पूरी तरह कह ना पाए, कि हो सकता है मौका ना मिला हो, या फिर अगले का रिस्पॉन्स ऐसा था कि उसने कोई बात ना कही तो आपके दिल की बात भी दिल ही में रह गई। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एवरी डे हम इससे गुजरते हैं। आज सोचा है इसके बारे में ज़रा डिटेल में बात की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं जी नुसरत उज़्मा, इनकी आवाज़ से आप बखूबी वाकिफ़ हैं क्योंकि बहुत ही मशहूर आरजे हैं। थैंक यू सो मच नुसरत फॉर बीइंग हियर। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं उरूस रज़ा, होस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट कोच भी हैं।
हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी यहाँ पे होने का। उरूस, अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आपको लगता है कि ये जो आधी बात करने वाला मसला है इससे जेंडर का कोई ताल्लुक है? यानी आपको लगता है कि ये ख़वातीन ही सिर्फ ऐसी हरकत करती हैं या मर्द हज़रात भी अपनी बात पूरी नहीं कह पाते? Thank you so much, Sidra, for having me here. I do think that it's a very general issue, only because कि हम आधी अधूरी बातें हम लोग उस वक्त करते हैं जब हम लोग जजमेंट से डर जाते हैं, अगले के रिस्पॉन्स से डर जाते हैं या जजमेंट्स ऐसे होते हैं या स्टोरीज ऐसे होते हैं। आई मीन दिस अ वेरी फनी थिंग, पाकिस्तान में आपके आने से पहले आपका नाम प्रोसीड करता है, आपको पहले से एक फिगर आप बना लेते हैं कि ये बंदा ऐसा है तो हमने से इतनी बातें करनी है, इतनी बातें नहीं करनी। आई थिंक दैट हैज गॉट अ मेजर रोल टू प्ले इन दिस। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी चीज़ को नुसरत अगर हम अपनी एवरीडे सिचुएशंस पे ले आएं, यानी जहां हम चाहते हैं कि ऑनेस्टी हो, मिसाल के तौर पे हम नए रिश्तों की शुरुआत कर रहे होते हैं, अगर इंटरव्यूज़, जॉब इंटरव्यूज़ की बात करें, वो भी एक रिलेशनशिप है जो आपने एक इदारे को अगर ज्वाइन करना है, उनके साथ रहना है। ऑन दी अदर हैंड अगर शादी ब्याह का मामला होता है, वहाँ पे भी लोग बड़ी नाप तोल के बात कर रहे होते हैं और कहते हैं जी बात आगे बढ़ेगी तो फिर मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। ये सही है करना? ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मैं पर्सनली इसके जो है फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिकॉज मुझे लगता है ये ऑनेस्टी के अगेंस्ट है कि अगर हम जो है वो बात पूरी नहीं बताते तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है वो रह जाती हैं ऐसी बातें जो कि बाद में जब सामने आती हैं तो वो थोड़ा सा जो है वो अनप्लेजेंट सिचुएशंस भी क्रिएट कर सकती हैं, उसके साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी डेफिनेटली क्रिएट करती हैं। कभी जैसे आपने खुद कहा कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल ना, कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि कोई बात जो परसीव कर रहा है बताने वाला कि शायद ये मेरी कमजोरी है, वो पहली ही मुलाकात में अपनी वीकनेस या अपनी कमजोरी आपके सामने नहीं रखना। बिल्कुल ऐसा है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कंफर्ट लेवल, लाइक हाउ कंफर्टेबल यू आर विद एनी मेट। बट जहाँ तक रिलेशनशिप्स की बात है उसमें कंफर्ट लेवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज द की आई बिलीव। अधूरी बात वैसे तो हम अगर देखें जब हम एग्जाम्स दे रहे होते हैं और कॉम्प्रीहेंशन में या सवाल का जवाब आधा दे के आ जाए तब भी बड़ी मार पड़ती है। अधूरी बात कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप क्या समझती हैं उरूस के इसकी सिचुएशंस क्या क्या होती हैं जो हमारे दिल में बात होती है उसको हम कह नहीं पा रहे होते, उसके अल्फाज नहीं हमें मिल रहे होते, वो जो आप कहें थी ना खौफ अगले के रिस्पॉन्स का, वो क्या खौफ है कि हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा? एब्सोल्युटली सिद्रा, इट्स अ फियर ऑफ रिजेक्शन कि आगे वाला बंदा हमें एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, या सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। वी फेल टू डिलीवर अवर पॉइंट ऑफ व्यू ओनली बिकॉज कि हम डर जाते हैं कि आगे वाला हमें कैसे परसीव करेगा। आई मीन देयर इज अ वेरी स्टिग्मा अराउंड, वी ऑल वांट टू बी, वी ऑल वांट टू लुक गुड, कोई बुरा नहीं दिखना चाहता, एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, और उसी लुक गुड के चक्कर में वी से थिंग्स दैट वी शुडंट, एंड कमिंग बैक टू द सेम सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना कंफर्ट लेवल है, किससे कितना डिस्क्लोज करना चाहते हैं। बट रिगार्डलेस आई थिंक ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये कि यस इट्स अ फियर ऑफ रिजेक्शन, और हमारे बिलीव्स जो होते हैं, जो द थिंग्स दैट वी हैव ग्रोन अप विद internally with parents, with families, क्या सही है क्या गलत। I mean come on, who decides what's wrong and right? We decide what's wrong and right. लड़कियों को खास तौर पे कल्चरली ये कहा जाता है कि ज़्यादा बात मत करो, यू नो, और मिसाल के तौर पे जो तुम्हारी ख्वाहिश है अगले के मूड को देखकर, अगले मौका महल को देखकर बात की जाए। लड़कों को हम ये सीख नहीं देते। मिसाल के तौर पे अब एक अगर शादी की सिचुएशन है और अगर आने वालों ने लड़की से पूछा कि बेटा आप क्या पढ़ रही हैं और आगे आप क्या करना चाहती हैं, तो उस वक्त उस पर बहुत प्रेशर होता है ये कहने का कि डोंट लुक एंड साउंड टू एम्बिशियस। आप दोनों एम्बिशियस खवातीन हैं, इसको कैसे देखती हैं? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तुमने अपनी जो है ना वो नई सामने वाले को शो करनी, बिकॉज यही क्योंकि लोग फियर फील करते हैं। वो कहते हैं यार ये अभी से इतनी स्ट्रॉन्ग है, लाइक अगर हम ये बात करें कि किसी लड़की के लिए प्रपोजल आया तो उसके जो टू बी फैमिली है, जो इन लॉज है, वो ये सोचते हैं कि ये अभी से इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी डोमिनेटिंग है, तो आके हमारे घर पर बिल्कुल जो है ना वो। अच्छा, ये वैसे बड़ी अजीब सी बात है कि लोगों को तो पहले लोग कहते हैं कि हंसमुख होनी चाहिए, समझदार लड़की होनी चाहिए, लेकिन आप अक्सर देखें कि इस तरह की अगर फॉर्मल सेटिंग में उरूस लड़की ने अगर सवाल कर लिया या बड़ा कॉन्फिडेंटली जवाब दिया तो उसके मार्क्स कट जाते हैं, उल्टा उसको माइनस में मार्क्स दिया जाता है ये कह के कि ये तो बड़ा बोल रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बड़ी चालाक है। ये व्हाई डू वी हैव दीज यू नो प्रीकंसीव्ड नोशंस? सिद्रा, आई थिंक इट्स बिकॉज पीपल गेट थ्रेटन्ड बाय यू, क्योंकि आपके अंदर इतनी ज़्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, खासतौर पे अनफॉर्चुनेटली मर्दों में, कि दे गेट थ्रेटन्ड बाय द सक्सेस ऑफ विमेन। उन्हें लगता है कि ये हमसे आगे निकल जाएगी, बट दे फॉरगेट द फैक्ट दैट कि शी इज गोइंग टू बी आवर लाइफ पार्टनर। पूरी दुनिया में से उसने आपको चुना है टू बी योर पार्टनर, सो इंस्टेड ऑफ बीइंग थ्रेटन्ड बाय हर,
You got to take her along in the journey. Absolutely. And you know what? Just like you and you perhaps as well, Sidra, I have faced similar situation. कि you know people get threatened. मेरे parents बहुत होते थे कि you know बेटा तुम ऐसे ऐसे बोलती हो, कल को क्या होगा, रिश्ते होंगे नहीं होंगे. And today I go like देखें रिश्ते भी हो गए, बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया. You just gotta find the right man who can support you and appreciate you. लेकिन ये मुझे बताएं, आपके एक्सपीरियंस में ये जो प्री कंसीव नोशन है कि ज़्यादा बात करिए तो बहुत चलाक है, बहुत आउटगोइंग है, ये लड़के की फैमिली का परसेप्शन होता है या लड़के की अपनी भी डिमांड होती है कि बहुत ही डोसाइल सी लड़की, बात ना करती हो, शर्माई घबराई रहती हो? ये लड़के चाहते हैं या उनकी फैमिलीज चाहती हैं? आई थिंक इट्स मिक्स्ड बिकॉज वो लड़के भी उसी फैमिली में ग्रो अप हुए होते हैं. यू नो व्हाट आई मीन, द एप्पल डजंट फॉल टू फास्ट. एग्जैक्टली एप्पल डजंट. तो आई थिंक men need to work a lot on their self-confidence and need to take women as their life partner rather than someone just they have to drag along. अच्छा, ये मुझे कल भी मैंने एक कोटेशन शेयर हुई थी. आई डोंट नो कल्चरली आप लोग इस पे क्या रिएक्ट करते हैं, हमें कॉल करके बताइए. उन्होंने कहा कि जी आपको अगर कहीं बाहर जाना है और आपने अपने पार्टनर को ये बताया कि मैं जा रही हूँ, अगर तो आपको मना कर दे, दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच. आपसे ये पूछे कि यू नो स्टे सेफ, अपने लॉजिस्टिक का ख्याल रखो, कितने बजे जाओगी, कितने बजे आओगी. दैट्स व्हाट अ पार्टनरशिप डिमांड्स. पार्टनरशिप है जी, ओनरशिप नहीं है. Absolutely. तो ये बारीकियां हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसकी वजह से हिचकिचाहट होती है. नुसरत, यहाँ पे हम एक और बात बड़ी अहम करना चाहेंगे. आधी अधूरी बात आप देखिए, लड़की बेचारी अगर किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ वो कंप्लेन कर रही है, जहाँ वो आके किसी में कन्फाइड करना चाहती है कि अपनी माँ से या बहन से या दोस्त से कि मेरे साथ ये हो रहा है और somebody is you know not behaving appropriately with me, तब भी वो बेचारी आधी बात बताती है, अधूरी बात बताती है, ओनली विद द सेम फियर ऑफ रिजेक्शन कि आधी दुनिया ने पलट कर ये कहना है लेकिन तुमने भी कुछ किया होगा. एग्जैक्टली. तुम्हारे साथ और तुम्हारे ही साथ ऐसा क्यों हुआ है, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, या फलां के साथ. ये बिल्कुल सही कि हमारे यहाँ लोग जजमेंट्स जो है अपने हमारे यहाँ ऑलरेडी हमारे दिमागों में डले हुए हैं और हम ये जो है वो हम चाहते हैं कि हर कोई उसी रोल में, उसी फ्रेम में फिट हो. जो भी उस फ्रेम से थोड़ा आउट हो रहा था तो हम उसको शायद मतलब हमें लगता है कि जी इसको किसी न किसी तरह फिट करना है. अपने आप को ट्रिम करो, कैसे भी करो, बस फिट करो अपने आप को. वो जो एक प्रॉपर सा एक वो बना हुआ है, एक शेप सी बनी हुई है और एक उसमें हमने अपने आप को डालना है. तो जो हमारे यहाँ होता है कि गर्ल्स के बारे में लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी वो सबमिसिव हो और जहाँ जो आप मुझे लगता है रोमांटिसाइज भी बहुत किया हुआ है इस चीज को. यानी आपने कहा ना वो शर्माई, इनोसेंस से उसको इक्वेट कर दिया है. प्रिंसेस टाइप है, बड़ी इनोसेंट है, उसको तो दुनिया का कुछ पता नहीं है. दैट इज सपोज्ड टू बी अ गुड थिंग. समझदारी भी उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब शादी हो जाए तो फौरन से वो माँ बनेगी और बच्चे को कैसे हैंडल करना है उसको सब पता होना चाहिए. लेकिन उससे पहले वाला जो स्टेज है, शी हैज टू बी वेरी इनोसेंट, बाहर कभी ना देखा हो, उसका ओपिनियन ही ना हो, उसका कोई ओपिनियन ही ना हो. यही सबसे उसका ओपिनियन वो हो जो बाकियों का ओपिनियन वो बस उसमें जी कर दे. माय गॉड. अच्छा, और इसके अलावा मेरे ख्याल में वो जो शायरी और हमारे फिल्म्स और सारे अफसाने हैं उसमें भी इस चीज़ को बड़ा रोमांटिसाइज किया है कि जी आंखों ही आंखों में बात हो जाती है, अनकही बातें आप देख के बस समझ जाएं. इसकी वजह से आधी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं. नोबडी रियलाइजेस दैट. व्हाट डू यू से? आई थिंक अगर जहाँ तक पोइट्री का सवाल है तो यू नो बुल्ले शाह फेमस, ही इज़ अ वेरी फेमस पोएट. उन्होंने सबसे बड़ी बात जो मैं ट्रांसलेट करके उर्दू में बता रही हूँ कही है कि हम किताबें तो बहुत सारी पढ़ते हैं बट हम अपनी ही किताब नहीं पढ़ते. तो आई नो आई गेट अ लॉट ऑफ ईमेल्स फ्रॉम विमेन लाइक दिस पाकिस्तान से जो यू नो दे कंप्लेन अबाउट, जैसे आप अर्लियर डिस्कस कर रही थी. एंड दैट्स वेयर माई जॉब इज़ और माई पैशन इज़ टू एम्पावर विमेन टू अंडरस्टैंड योर स्टोरीज कि आपकी स्टोरीज हैं क्या, आपके बिलीव्स हैं क्या. आप अगर ये कंप्लेन करें आपका मियाँ आपको कहीं लेकर नहीं जाता, व्हाई डोंट यू गो योरसेल्फ. नहीं, और दूसरी ये चीज़ कि अक्सर हमारी जो अपनी बाउंड्रीज होती है ना वो रेत में हमने लकीर खींची होती है. अगर कोई इसको लांग भी लेता है तो फिर आप दोबारा लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं और आप समझते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है. कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वाकई नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए. जब आपकी सेल्फ इस्टीम पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे, आपकी अपनी ज़ात पे बात आती है, दैट्स व्हेयर यू नीड टू टेक अ स्टैंड. उस वक्त आधी अधूरी बात कर देना, एक आधा अधूरा लूक वार्म सा प्रोटेस्ट कर लेना, दैट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू. अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हदीका बात कर रही हूँ लाहौर से. क्या हाल चाल है हदीका आपके? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा, मैं आपका प्रोग्राम बड़ा शौक से देखती हूँ. मैं एक्चुअली हाउस वाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं. जी हदीका. और आज मैंने देखा, थोड़ा सा ही देखा, ज्यादा नहीं देख पाई अभी तक जी. तो बहुत अच्छा आज का टॉपिक है और मुझे लगा कि मुझे भी कॉल करके थोड़ा सा अपना. जी बिल्कुल हदीका, बताएं आप क्या सोचती हैं हमारे टॉपिक के बारे में. आधी अधूरी बातें कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती हैं?
बहुत ज़्यादा मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरी शादी 4 साल पहले हुई आउट ऑफ फैमिली, और वो लोग हमसे बिल्कुल डिफरेंट थे, मतलब हमारा लाइफस्टाइल उनसे हट के था। लेकिन वो कहते हैं कि नसीब चुके वहाँ पे जुड़ा हुआ था। तो ये हुआ कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुकम्मल तौर पे अपनी वही जो बातें होती माँ और बहनों के असर में थे, तो बहुत ज्यादा उनकी सुनते थे और मैं शायद उनको टैकल नहीं कर पाई। तो मैं आज मेरी सेपरेशन हो चुकी है, मतलब और 2 बच्चे हैं मेरे, वो मेरे साथ है। जी हाँ, थैंक यू। तो उसमें ये हुआ कि आज मैं सोचती हूँ, चूंकि 1.5 साल गुजर गए इस बात को, कि शायद अधूरी बातें ही थी। मेरे दिल में बहुत सारी चीजें थी, खदशात थे, जो मतलब उनकी मदर मुझे कहा करती थी या बहनें, और मैं नहीं कह पाती थी, मैं डरती थी, क्योंकि मुझे खौफ आता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी डिप्रेशन हो जाए। आपके ख्याल में आज जब आप पलट कर देखती हैं वक्त को, क्योंकि जब उसका एनालिसिस किया जाता है, हाइंडसाइट इज ऑलवेज शार्पर, तो आपको क्या नजर आता है कि गलती कहाँ पे थी? यानी आपको कुछ बातें कहनी चाहिए थी, या दूसरे की कई बात को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाई? वेयर डू यू थिंक द फॉल्ट लाइज? मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत सारी चीजें थी जो मेरे दिल में रह गई और मुझे वो कहनी चाहिए थी। शायद मेरे हस्बैंड जो थे वो इस चीज को कंसीडर करते, वो समझते, तो मैं शायद डरती रही। और ये बहुत बड़ा फियर है हमारे यहाँ जो लड़कियों में खास तौर पे होता है, सेपरेशन का, दूसरी शादी करना, क्योंकि वहां से यही थ्रेट आ रहा होता है मुसलसल इन लॉ से कि हम अपने बेटे की दूसरी शादी कर देंगे या तुम्हें डिवोर्स देंगे। डिवोर्स एक बहुत बड़ा फियर है जो हमारे अंदर हमारी चीजों को दबा देता है। और वो सारी बातें जो मेरे अंदर दबी हुई, आज हालांकि मुझे डिवोर्स नहीं हुई है अभी, हमारी सेपरेशन है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि शायद अगर वो सारी बातें जो मैं कहती रहती, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी चीज है, अगर मैं सब कुछ कहती और मैं वो फियर्स भी रखती तो वो कहते ये तो बहुत जुबान दराज है। अच्छा, मुझे ये बताएं अधिका, तो वही आपने सही कहा कि ये तो 2 धारी तलवार है, इधर भी मसला है उधर भी मसला है। मुझे ये बताएं कि जो आपका सबसे बड़ा फियर था, सबसे बड़ा खौफ था कि कहीं अलैदगी ना हो जाए, आपकी शादी खत्म ना हो जाए, आज आप उस सारी चीज़ों को अवॉइड करने के बावजूद, जो आपने नहीं की सिर्फ इस खौफ की वजह से, इसके बावजूद यही आपकी सिचुएशन है, तो आप क्या सोचती हैं कि इतना डरने का तो कोई फायदा नहीं हुआ? जी बिल्कुल, और मेरे पास आज रेग्रेट्स हैं बहुत ज्यादा, जो मैं सोचती हूँ कि काश मैं ये सब कुछ कह देती तो शायद आज डिफरेंट होती सिचुएशन जो आज मैं फेस कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं एक बिल्कुल अलग से होके अपने बच्चों को, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मैं देख रही हूँ और उनको फेस करना पड़ रहे हैं। वैसे मैं आपको एक छोटा सा मशवरा दूंगी हदीका, हमारे ब्रेक पे जाने से पहले। मैं समझती हूँ कि देखें, हर चीज़ में मसलहत होती है। मेरे पास जब भी कोई यंगस्टर्स आते हैं, जब मैं कोचिंग करती हूँ, तो मैं लोगों को ये कहती हूँ कि कभी भी पास्ट में जाके बार बार अपने आप को इस रिग्रेट में मत डालो कि मैंने उस वक्त अलग फैसला लिया होना चाहिए था, मुझे ये कहना चाहिए था। उस वक्त जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी, जो आपके पास उस वक्त रिसोर्सेज थे, आपने अपना बेस्ट किया। अब देखें, जो होना था वो हो गया, अब अपने आप को आपने और मजबूत करना है और आगे बढ़ना है। सो आई होप कि यू विल फाइंड मोर कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ, और जो हुआ वो हो गया, इससे बेहतर कर सकती थी, नहीं कर सकती थी, ये सब काश अगर मगर हैं जिसमें हमने एक पूरा शो किया है। आप इस सोच में, इस वसवसे में अपने आप को ना डालें। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे और अधूरी बातें, और ये जो बहुत बड़ा फियर हदीका ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि लड़कियां या खवातीन इस खौफ के मारे कि जी अलहदगी हो जाएगी, हमें छोड़ देंगे, दूसरी शादी कर लेंगे, तब भी बहुत सारी बातें अपने दिलों में दबा कर रखती हैं। कैसे इस खौफ को तोड़ा जाए, एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। हाँ जी, आधी अधूरी बातों की बात हम जिक्र कर रहे हैं, और ब्रेक से पहले एक बड़ी ज़बरदस्त कॉल थी कि फैमिली लाइफ में इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं। कई ख़वातीन इस खौफ से कि कहीं अलहदगी ना हो जाए, डिवोर्स ना हो जाए, घर ना टूट जाए, बहुत सारी बातें दिल में जमा लेती हैं। लेकिन हमारे साथ क्योंकि नुसरत मौजूद है, नुसरत का HR से भी ताल्लुक़ है। एक और जो इसकी एप्लीकेशन निकलती है वो ये कि जब हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम बिल्कुल एक हाकिम और महकूम जैसी अपनी सिचुएशन कर लेते हैं कि जी अन्नदाता ने मुझे नौकरी
नौकरी देनी है, मुझे पसंद करना है, या तो वो मुझे सिलेक्ट कर लेंगे या रिजेक्ट कर लेंगे। जबकि आपको HR रिसोर्सेज के जो असूल हैं वो पूरी दुनिया में ये सिखाते हैं कि आप भी एक पावर पोजीशन में हैं। बेशक अगर आप अपने आइडिया के लिए फंडिंग ही लेना क्यों ना चाह रहे हो, देखें वो जो फंडिंग दे रहा है उसका काम है कि वो पैसा इन्वेस्ट करे। ही इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर अ ग्रेट आइडिया। तो आपकी जो अपनी अहमियत है उसको कभी अंडर वैल्यू ना करें। लेकिन नुसरत, आपने अक्सर देखा होगा कि मैंने खुद देखा है कि इफ़ आई एम इंटरव्यूइंग समवन, मैंने अपने सवाल कर लिया, आखिरी सवाल में उससे कहूँ अच्छा भाई आपने कोई सवाल करना है अपनी तनख्वाह के बारे में, अपने काम के बारे में, इस कंपनी के बारे में, कोई जवाब ही नहीं आता, कंप्लीटली ब्लैंक है, नहीं जी बस नौकरी मिल जाए। बिल्कुल, वो यही अगेन वही वाली बात कि जी सबमिसिव होंगे तो ये हमें ज़रूर हायर करेंगे कि जी हम ओबीडियंट हैं। हाँ। हालांकि ऐसा नहीं है, अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और अब हम जो है वो वी वांट समवन जो असर्टिव हो, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर सके। अब जैसे हम बात करते हैं अधूरी बात, तो जनरली होता है कि मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में होती हूँ, तो वहाँ पर अक्सर लड़कियाँ अपना करियर छोड़ जाती थी बिकॉज वही के बच्चे हो गए, शादी हो गई, हम इतना टाइम नहीं दे सकते। जो लड़कियों ने बात की, अपनी बात कम्युनिकेट की, आज हमारे यहाँ पर डे केयर है जिसमें फुल डे दे कैन ब्रिंग देयर जो टोडलर्स हैं उनको लेकर आ सकती हैं और दे कैन स्टिल वर्किंग। टेकिंग यू बैक टू द HR आइडिया, मुझे याद आ रहा है मेरे नाना अब्बा ब्रिटिश राज के ज़माने में फाइनेंस मिनिस्ट्री में होते थे, तो जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया यहाँ पे आ गए तो उसके बाद बात करते थे कि भाई उस ज़माने की लिखाई ही फ़र्क होती थी। वाइसरॉय साहब को जब ख़त लिखा जाता था उसके नीचे लिखते थे योर ओबीडियंट सर्वेंट। लेकिन हमारे यहाँ आज 2019 में भी पाकिस्तान को आज़ाद हुए 72 साल हो गए हैं, लेकिन कई लोग उस मेंटालिटी से बाहर नहीं निकले। क्या करें इसके लिए रूस? हाउ डू वी गेट पीपल आउट ऑफ द फैक्ट कि यू आर योर ओन पर्सन? I think it's very important that you realize your self-worth. When that's where we talk about empowerment, that we know our own value, our own worth. We don't need to, हमें पता होना चाहिए हमारा, and you know that's what you attract. True. Eventually, अगर आप obedient servant, then you will find someone who's looking for an obedient servant. But if you stand, you know, as you said, as वो खादिम में आला भी नहीं होगा, आपको सिर्फ खादिम बना के रखेगा, and you know you won't be able to grow. आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप मैच्योर नहीं कर पाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में। और यू नो यू आर राइट, द कंपनीज दीस डेज लुक फॉर पीपल और असर्टिव, क्योंकि ऐसे स्टीव जॉब्स ने कहा है कि अगर आपने लोगों को हायर करके अपने उसूलों पे चलाना है, देन व्हाई आर यू हायरिंग ब्रिलियंट पीपल? माइट एज वेल जस्ट हायर समवन, एनीवन। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को और चीजों को आगे लेके चलना है, हायर पीपल हु आर बेटर देन यू। एग्जैक्टली। एक चीज लोगों को हमारे पाकिस्तान में समझ नहीं आती है कि लोग कहते हैं ना कई इदारों के बारे में उरूस के जी वहाँ पे बड़ी सियासत है, बड़ी पॉलिटिक्स है। इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज enabling people, जहाँ पे सियासत हो रही है और सियासत की वजह से जीत रहे हैं, याद रखिए ऐसे इदारे में आइडियाज कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप कभी ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस नहीं बना पाएंगे जो आपकी कंपनी को लास्ट करे। आप एक फैड होंगे, थोड़े अरसे आप सर्वाइव करेंगे, कंपीट करेंगे, फिर आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी। तो अगर आपने आगे बढ़ना है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सियासत नहीं आइडियाज आगे बढ़े, और यही सियासत को आपने साइडलाइन करना है हमारे घरों में भी। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा आप बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं शहाबत रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहेंगे सर? मैं कहूँगा ना जो आजकल पता क्या मसला ये बना हुआ ना जी, जो औरतें होती है ना, मतलब 4 बैठती हैं, 5 में बैठती हैं एक ही घर में, मगीबतें करती रहती हैं, फिर शोर के खिलाफ बातें करती रहती हैं, फिर ऐसे करते बात आगे चली जाती है। ठीक है ना? सही। ये मतलब ये मसला बना हुआ है। अच्छा मुझे बताएं, हम तो आधी अधूरी बातें सिर्फ खवातीन के बारे में नहीं कह रहे, मर्द हजरात का भी बताइए। देखिए आजकल का जो दौर है, हर इदारे में लोग ये समझ रहे हैं कि डाउन साइजिंग हो रही है, राइट साइजिंग हो रही है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। तो जो सही बात है भी, वो बात भी बॉस के सामने नहीं कह पाते, अपने टीम मेंबर्स को नहीं कह पाते, एक दूसरे की तरफ उंगलियां कर रहे होते हैं कि जी अच्छा तुम्हारी गलती है, ब्लेम को शिफ्ट कर रहे होते हैं। इस सिनेरियो से कैसे निकलें? जी मैं मतलब ये मेरी बात ये है ना कि ये जो लोग है ना, ये बस मतलब इंसान जो नफ्स चल रहा है ना, एक दूसरे को देख कर एक दूसरे देख कर नफ्स चल रहे हैं। हाँ, आपके इधर है, आप इधर जा रहे हैं, आप मतलब क्या कर, नौकरी मतलब कैसी, किसी को मिली कैसी नहीं, ये मसला ऐसा बना हुआ है ना कि जो लोग मजबूर भी काफी है। देखो मेरी बात सुनो, मजबूरी की वजह से आधी बात करते हैं, आप कह रहे हैं।
ठीक है मैं बात कर दूँ ना पूरी आपको? जी जी सुना दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लाइन मेरे ख्याल में थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन अभी क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात की रोज़ के, यू स्पोक अबाउट सेल्फ वर्थ, अपनी कदर अपनी कीमत जानिए, और अब क्योंकि नया पाकिस्तान है उस कीमत में टैक्स भी ऐड कर दीजिए फिर मजीद 16% ताकि आप और एलिवेट हो जाए। क्या कहते हैं नुसरत, ये खवातीन को कैसे हम ये घोल के कौन सा च्यवनप्राश या कौन सा हॉर्लिक्स पिलाएं ताकि उनको ये बात? तो फीमेल्स ने इस चीज़ को रियलाइज करना शुरू कर दिया। फीमेल्स जो है वो एक दूसरे के एम्पावरमेंट पे काम भी कर रही हैं, और उस पे जो है ऑब्वियसली काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे भी ग्रुप्स बन चुके हैं, काफ़ी सारे फोरम्स हैं जिस पे लड़कियां और फीमेल्स एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रही होती हैं, एडवाइजेस भी दे रही होती हैं, और मुझे लगता है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं। तो एक एडवाइस जो अक्सर लोग मांगते हैं, जहाँ हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ना, लोगों ने कहा देखें जी मैं अपने हस्बैंड से हर बात कर सकती हूँ, उसको मैं अपनी प्रोफेशन भी डिस्कस कर सकती हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड से उसके घर के से रिलेटेड अगर कोई ग्रीवियंस है, जैसे हदीका ने कहा कि मेरी नंदे ये कहती थी, मेरी सास ये कहती थी, वो बात हस्बैंड के सामने रखने में सबसे ज्यादा खवातीन हिचकिचाती हैं क्योंकि रिश्ता दोहरा हो जाता है। बट औरतें यही चीज़ नहीं समझती, यू डोंट हैव टू। मेरी एक बहुत अच्छी जिनको मैंने कोच किया था खातून थी, उनको मैंने यही कहा था, यू डोंट हैव टू डिस्कस इट विद योर हस्बैंड। आपको ज़रूरत कब पड़ती है किसी से डिस्कस करने की? जब आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, व्हेन यू डोंट नो योरसेल्फ, तभी तो मैं आपके पास आऊंगी ना, कैन यू जस्ट हेल्प मी विद दिस, तभी तो मैं आपसे आके शेयर करूंगी। व्हाई डज समवन सेइंग समथिंग टू यू इम्पैक्ट यू सो मच? क्यों? क्या आपको अपने बारे में नहीं पता? मैंने आई ऑलवेज गिव दिस वेरी फेमस ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, किसी तरह अगर आप कहें दिन के बाहर दिन हो रहा है और मैं कहूँ रात हो रही है, बट आपको तो पता है ना कि दिन हो रहा है, then you are like I don't know what Urus is talking about. आप डाउट नहीं करेंगे, आप जाके अपने हस्बैंड से डिस्कस नहीं करेंगी। मेरे शो पे उरूस आई थी, वो कह रही थी कि दिन के टाइम पे रात हो रहा है, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो लेकिन कहने का मकसद ये है, मिसाल के तौर पे सास ने कोई बात की जो आपको लगता है कि ज्यादती की बात है, ये सही बात नहीं है, ये वो थोड़ी सी ज्यादती कर रही हैं, अब ये लिहाज है हमारे यहाँ क्या मुरव्वत है, क्या भी चीज़ है कि ना आप सास को कन्फ्रंट कर पा रहे हैं, ना हस्बैंड से शेयर कर पा रहे हैं ये ग्रीवियंस के देखो मैं कुछ करना चाह रही थी बट शी स्टॉप मी और शी डिडंट लेट मी। ऐसी सिचुएशन में खवातीन क्या करें? ऐसी सिचुएशन में मेरा ख्याल है कि और एक्चुअली जो फीमेल सक्सेसफुल होती हैं, जो कि बहुत अच्छा जिनका मैरिड लाइफ एक्सपीरियंस होता है, वो यही होता है कि वो अपने हस्बैंड को एज ए फ्रेंड ट्रीट कर रही होती है। और अगर आप फ्रेंड ट्रीट कर रही होती है तो आपके अंदर कोई फियर नहीं होगा, यू विल नॉट फील कि मैं इसकी माँ के बारे में कोई बात करूँगी इसको बुरा लगेगा। अगर आप अगर आप अपने आप को राइट समझ रहे हैं, इफ यू थिंक दैट यू आर ऑन अ राइट पोजिशन, तो जाहिर सी बात है आप अपनी बात को कन्वे करेंगे प्रॉपरली। सबसे ज़्यादा हमें खुद क्लियर होना चाहिए, अगर हमारे माइंड में क्लैरिटी कि हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक बात है, तो हमें कभी कोई फियर नहीं होगा। रिस्पेक्टफुली एंड पोलाइटली, कभी कभार अगर दूसरे की बात ने, जैसे अभी रूस बिल्कुल सही कह रही थी कि आपको इतना राइल अप कर दिया, आप इतने जज्बाती हो गए कि अब आपका गुस्सा बेकाबू है, आपने एक बात दो बात चार बातें बर्दाश्त की थी, चौथी बात के बाद जब आपने जाके जिस अंदाज में कन्वे की अपने हस्बैंड को, तो वो भी जाहिर सी बात है अपनी वाइफ के, अपनी मदर के बारे में या अपने उसके बारे में कोई बर्दाश्त नहीं करता। कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी डिस्कशन। डिस्कशन में जो है जब अपने इमोशंस को कनेक्ट करते हैं तो कंप्लेंट्स हो जाती हैं, उसमें हम थोड़े से रोने वाली पोजीशन में आ जाते हैं, जो कि हमें वीक पोजीशन में नहीं आना, बिल्कुल जो इक्वल होकर और असर्टिव होकर बात करनी है। दैट इज अच्छा। और मर्द हजरात के बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। उरूस वो हमेशा कहते हैं कि जब तीन खवातीन बैठ जाती हैं तो हुकूक निस्वां का प्रोग्राम शुरू हो जाता है, वी ऑल फॉर वुमेन राइट्स और वुमेन लिबरेशन एंड फलाना ढिमाका। लेकिन बात सही है कि कभी कभार खवातीन इतनी बिकॉज वुमेन ऑपरेट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इमोशंस, आदमी इतनी ज़्यादा इमोशनल बातें करने के आदी नहीं होते। कई खवातीन को इस बात की बड़ा तकलीफ और गिला रहता है कि मेरे हस्बैंड मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, मेरी तारीफ नहीं करते, मेरी बात नहीं होती, और हस्बैंड चाहे कहता है मैंने कहा तो था, लेकिन उनको लगता है वो आधी अधूरी बस सतही सी तारीफ हुई है मेरी। इस चीज़ को कैसे सही करें? आई थिंक सिद्रा मेन आर रेज दैट वे। हमारी पाकिस्तानी औरतें जिस तरह मेन को रेज करती हैं दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन, यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए आदमी जो है ना अपने इमोशंस विदहोल्ड करते हैं। देयर इज नो हार्म इन डिस्प्लेइंग इमोशन। इमोशन डिस्प्ले करने से कोई कम मर्द नहीं हो जाता, लेकिन जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आदमियों को ऐसे ब्रॉट अप किया जाता है दैट दे आर स्ट्रॉन्ग पर्सन, दे हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द वुमेन एंड द किड्स, but that's okay. At the same time you can be emotional too. Coming back to your point तारीफ वाली, I get this a lot कि मेरा मियाँ ये नहीं कहता, मेरा
बट द पॉइंट अगेन बैक वही आ जाता है कि जब आपको पता है कि आप कैसी लग रही हैं, आपको पता है कि आप कितनी कामयाब हैं, यू डोंट नीड एनीवन टू टेल यू। समटाइम्स इट्स द बेंचमार्किंग एज वेल। अक्सर मर्द हजरात से जब बात की जाए कि भाई ये झगड़ा होता कब है तारीफ वाला, तो कहते हैं जब इसने कोई रोमांटिक मूवी देख ली होती है, जब ये अल्लाह भला करे शाहरुख खान की कोई मूवी देख के आती है, उसके बाद फिर ये फरमाइशें होती है कि देखा शाहरुख खान कैसे तारीफ करता है हीरोइन की, हुमायूं सईद कैसे तारीफ करता है, तुमने तो आज तक मुझे कुछ कहा नहीं। सो दीज यू नो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके जहन में वो आइडिया आया कहाँ से। तारीफ आपके हस्बैंड वही रोज करते हैं, लेकिन कब आपको वो अधूरी लगने लग जाती है, कब वो नाकाफी हो जाती है, उसके जरा ट्रिगर्स को भी नोट करना जरूरी है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन सा, आप और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं उमर उस्मान बात कर रहा हूँ जी, मोहम्मद उमर उस्मान डी खान से, डेरा इस्माइल खान से। जी उस्मान साहब, मेरा तो बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ करक से, खटक हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। क्या कहना चाहेंगे? जी जी मैडम, मैं आपका ये टॉपिक देख रहा था कि गलतफहमियां क्यों पैदा होती हैं। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ इस बात पे अक्सर लड़ता रहता हूँ। मेरे साथ वो झगड़ा भी करते हैं कि यार तुम इतनी औरतों की साइड क्यों लेते हो। हाँ। तो मैं कहता हूँ यार इसलिए कि मैं एक बात सोचता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 अज़वाज मुतहरात के साथ कितनी अच्छी जिंदगी गुजार के दिखलाई, और तुम एक बीवी के साथ भी जी सकते हो। सही सही। और दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने औरत के एहतराम के लिए पूरी सूरह निसा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो खालिक के कायनात है वो खुद औरत की ताज़ीम कर रहे हैं, और औरत के लिए पूरे सूरह निसा, एक औरतों के नाम से पूरे सूरत है कुरान करीम में। तो मैं कहता हूँ यार तुम हमारे माशरे में असल में अदम बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अक्सर अपने दोस्तों को यह कहता हूँ अगर यार तुम्हें बीवी आकर कोई बात कर दे माँ के खिलाफ तो तुम सुन लिया करो, खैर है कोई बात इसको समझा लिया करो, यार ऐसा नहीं होता, ठीक है हुजूर की किसी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस को ले लिया करो, उसके तरीके से समझा। जब माँ कोई बात कर ले, लेकिन बेहतरीन गमसार भी तो है ना मियाँ बीवी आपस में। अगर वही वाली बात है कि इतना अरसा इतना वक्त जब साथ गुजारते हैं, जिंदगी साथ प्लान करते हैं, तो कोई अगर ऊंच नीच होगी तो बीवी के पास भी तो इतना कंफर्ट हो कि वो आके अपने पार्टनर से वो बात कर सके। लेकिन उस्मान भाई एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, कल्चरल डिफरेंस आपने क्या पाया है? कुछ लोग कहते हैं ना कि खास कम्युनिटीज होती हैं, जैसे हमारे खैबर पख्तूनख्वा से जिन लोगों का ताल्लुक है वो बड़ी साफ गो होते हैं, जो दिल में बात है वो आके कह दी। लेकिन दूसरे अगर कल्चर्स में देखा जाए, जैसे लखनऊ की बात की जाती है, वहाँ लिहाज ही बहुत है, मुरब्बत में कोई बातें नहीं कह पाते, आधी बात दिल में रह जाती है आधी बार। आप इसको कैसे देखते हैं? असल मैडम अगर हम थोड़ा सा 20 साल 30 साल पहले चले जाएं अपने खैबर पख्तूनख्वा की जिंदगी में जी, तो कुछ मैं सोचता हूँ हमारे करक में, खैर आपको ये भी पता होगा एक मरतबा तारिक अजीज शो में ये पूछा गया था जी कि सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो है इस पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वो इलाका कौन सा है, तो कहा गया था करक जी। बहुत एजुकेटेड पर्सन हमारे इलाका के लोग हैं, हमारी सिटी के लोग हैं बेशक। अब मैंने तो अपना ये नहीं देखा, लेकिन हमारी कुछ खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर औरत को कुछ भी नहीं जाना जाता, कुछ भी, इवन को उनको जूती की नोक पे रखा जाता है। माज़अल्लाह मैं इस पर मैं उन लोगों की सर्वनाश करूंगा, और मुझे बचपन से उन लोगों से बेइंतहा नफरत है जो औरत की सर्वनाश करते हैं, औरत को कोई मकाम नहीं देते, और मैं सख्त नफरत करता हूँ लोगों से, और मैं उनको कहता हूँ ये तुम्हारी मर्दानगी नहीं है। सॉरी, मैं इसके अपोजिट जो कहते हैं कि मैं उसको बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई कॉल करने का। और ये जो आपकी बात है ना, ये दुनिया को दिखाती है चेहरा कि हमारे माशरे में भी आपके जैसे बाशऊर लोग, समझदार लोग, मैच्योर लोग मौजूद हैं जो कि लिबरल्स नहीं हैं। एक तो हमने अनफॉर्चुनेटली इसको भी एक बहुत बड़ा लेबल बना लिया है कि जी जो हुकूक निस्वा की बात करे, जो खवातीन के साथ अच्छे सलूक की बात करे, वो तो जी लिबरल है, वो उसका ट्रेडिशन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारे माशरे को समझता ही नहीं है, या खुदा ना खासा उसमें गैरत ही नहीं है। आपने जो यहाँ पे सारी मिसालें दी कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खवातीन का ख्याल करें, उनकी दिलजोई करें, उनकी अगर बात है, अगर वो इमोशनली हो कि अगर आपसे आके कोई बात करती हैं तो उसको समझें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन जी, आधी अधूरी बातों के ऊपर बड़ी इम्प्लिकेशंस निकली हैं। कई ख़वातीन खौफ के मारे कि घर ना टूट जाए, बदमज़गी ना हो, क्योंकि मर्द हज़रात अक्सर हमारी फैमिलीज़ में, हमारे माशरे में देखा जाए सख्त मिजाज होते हैं, और एक पॉइंट के बाद कहा जाता है और उनको सीख हमेशा ये दी जाती है, अगर तुमने ज़बान दराजी की, ज़्यादा अगर अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, किसी टॉपिक के ऊपर बिल्कुल भी तुम्हारे अंदर लचक ना हुई, तो बातचीत या मामला बिगड़ सकते हैं। इस खौफ के मारे ख़वातीन अक्सर बातें नहीं
करती। और यही अनफॉर्चुनेट बात है कि ये जो खौफ है हम हर एक बच्ची के जहन में एक तरह से उसको उंडेल देते हैं। तो अगर उसको हक पर भी है, उसके साथ कोई गलती या ज़्यादती हो रही है, तब भी वो बताने में हिचकिचाती है, सिर्फ ये सोचकर कि इल्ज़ाम कहीं उसी पे ना धर दिया जाए। अच्छा, ये मामला सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन का नहीं है, मर्दों की तरफ भी अगर हम देखें सो दे हैव देयर ओन सेट ऑफ इनसिक्योरिटीज़ की कई बातें वो कह नहीं पाते। डॉक्टर वजाहत ने जी अब हमें डिस्कशन में ज्वाइन किया, उनसे जानेंगे इसके बारे में। डॉक्टर वजाहत, ये जो मर्द हजरात के जहनों में होती हैं, वो अभी थोड़ी देर पहले बात होती है स्टीरियोटाइप, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, आपने इमोशनल नहीं होना, जितनी भी अगर प्रॉब्लम्स हैं उसका बड़ा जवां मर्दी से सामना करना है। ख़ास तौर पे आज के ज़माने में जब इखराजात का मसला है, नौकरी के प्रेशर्स हैं, पैसों के मसाइल हैं, मर्द कुछ बोल ही नहीं पाते, यानी वो बता ही नहीं पाते अपनी फैमिली को कि देयर इज़ फाइनेंशियल स्ट्रेन। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे डिसऑनेस्ट आदमी वो नहीं होता जो बेवफाई करता है या जो धोखे देता है। सबसे डिसऑनेस्ट शख्स वो होता है जो अपनी फीलिंग्स अपने लव्ड वन के साथ ट्रूली शेयर नहीं करता। अगर आप अपनी फीलिंग्स को जिसके साथ आप रहते हैं अगर उसका शेयर नहीं करते तो आप बड़े डिसऑनेस्ट हैं। आप अपनी तमाम चीज़ें जब सामने वाले को पहुंचाते नहीं है तो सामने वाला आपकी उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके अपने रवैयों में तब्दीली नहीं लाता। बाज़ औक़ात हम कहते हैं, आप पाकिस्तान में ओवरऑल भी आई एम ओके, कभी कभी आई एम नॉट ओके, लेकिन एक आदत होती है कि मैं ठीक हूँ। हम अपनी बातों को शेयर नहीं करते जब तक वो बम ब्लास्ट नहीं होता। तो आई थिंक मर्दों में मैं खुद ही बात फील करता हूँ, जब मेरी अम्मी की डेथ हुई थी तो मैंने कुछ लोगों के सामने बड़ी ट्रूथ शेयर की अपनी थॉट्स को, और उन्होंने बड़ी मुझे हेल्प की डॉक्टर्स से। या मुझे बताएं, ये तो मर्द और ख़वातीन के मामला से बालातर बात है ना। अधूरी बात हम वहाँ करते हैं जहाँ किसी चीज़ की पर्दादारी भी कर रहे होते हैं और लोगों को लगता है, जैसे अभी हाल ही में एक केस सामने आया था एक वीलॉगर का, शी यूज्ड टू गो ऑनलाइन, उन्होंने कहा जी मेरी दूसरी शादी है, घर वाले कबूल नहीं कर रहे, आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन, आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन, हालांकि दिस वाज अ ब्लेटेंट क्राई फॉर हेल्प, और एक हफ्ते बाद हमने देखा कि शी कमिटेड सुसाइड। तो ये इश्यूज़ को हम उस पॉइंट तक जाने क्यों देते हैं जब प्रेशर कुकर बिल्कुल ब्लास्ट ही होता है? फिर देखिए, सुसाइड करने का सिर्फ ये वजह नहीं होती, बीइंग एज डॉक्टर एंड वर्किंग साइकेट्री बता रहा हूँ कि आपके हालात ख़राब हों। सुसाइड करने के साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। अगर ऐसे लोग सुसाइड करने लगे तो हर तीसरा आदमी ही खुदकुशी कर रहा हो, क्योंकि हालात तो सबके ही ऊपर नीचे ख़राब होते हैं। लेकिन यस, सम हाउ आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि हम एक्सटेंड करते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं ना हिटिंग द बॉटम वाले लेवल पे जाके, हम उसकी बात को समझते नहीं है। सोशल मीडिया भी एक तरीका है कैथारसिस का, लेकिन ये तरीका गलत है। आपको वहाँ पे बहुत गलत किस्म के मशवरे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बेशक डॉक्टर वजाहत, पूछने का मकसद ये जो आपने कहा कि हम बिल्कुल एंड पॉइंट तक लेके जाते हैं, अभी आपने खुद का आई एम ओके, जितने लोगों के बारे में पता चलता है कि अनफॉर्चुनेटली दे हैव एंडेड देयर लाइव्स या कोई एक्सट्रीम मेजर उन्होंने उठाया है, उनमें से अक्सर बज़ाहिर हमें बिल्कुल सही लग रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि उनके अंदर चल क्या रहा है। यानी वो मुस्कुरा भी रहे हैं, अधूरी बातें भी कर रहे हैं, आपके साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर कैसे पता लगाया जाए कि किसके दिल में क्या है? हमें दो किस्म की जिम्मेदारी लागू होती है। नंबर एक कि जो उस शख्स के करीब हैं उनकी ड्यूटी है कि कुछ ना कुछ बातचीत करने का अमल जारी रखें। आसान सवालात रोज़ाना पूछने में कोई हर्ज नहीं है, और क्या हाल है, कैसी हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी, कोई डिस्टर्बेंस है तो बता दो यार, अच्छा आज का दिन कैसा गुजरा, आज तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, ये कहाँ से लिया। कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा ग्रीन स्लॉट से स्टार्ट होता है, जिसमें हेलो, हाय, हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे एंड बाय स्टार्ट है। अगर आप ये चीज़ें किसी के साथ रेगुलर कर रहे हैं तो आप उसके साथ एलिजिबल हो जाते हैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के। हम लोग शेयर नहीं करते क्योंकि हमारे साथ कम्युनिकेशन लेवल लोगों के साथ ओवरऑल कम होता जा रहा है। सही। अच्छा नुसरत और नरूज, आप लोग क्या कहेंगे इसमें? एक बिल्कुल फाइनल पार्ट है हमारे शो का, लेकिन फिर भी बात की जाए, आपको लगता है कि अधूरी बात सोशल मीडिया और चैट्स का भी इसमें कोई एक अमल दखल है? यानी हम अपनी तरफ से अपने जहन से पूरी बात कर रहे हैं, बट नाउ आर वर्बल या इन पर्सन कम्युनिकेशन को प्रोसीड कर चुकी है, टेक ओवर कर चुकी है चैटिंग। तो हमें जो बात अधूरी लग रही है या हमारी उसमें तशनगी रह गई है और हमें लग रहा है कि बात पूरी नहीं कही गई है, अगले ने अपनी तरफ से पूरी बात कर दी, ये जो डिस्कनेक्ट है इसको कैसे खत्म करें? इसके लिए सबसे ज़्यादा अगेन ओपन होना ज़रूरी है, और उसके लिए हमें वी हैव टू व्हेन वी नीड टू पुट आवर शूज़ इनटू अदर आवरसेल्फ इनटू अदर्स शूज़, राइट। और उसमें ये कि अगर हमें लग रहा है कि बात खत्म हुई है लेकिन कुछ चीज़ें एक वाइब्स से आती हैं, एक मे बी एक फीलिंग आती है, तो हमें फिर उसको प्रोब करना चाहिए। आई थिंक यहाँ प्रोबिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमें लग रहा है कि कोई हमें बहुत हैप्पी फेस दिखा रहा है लेकिन
क्या रियलिटी वाकई है। एक से दूसरी दफा मेरे पास कोई इमोटिकॉन आता है तो मैं तो फौरन फोन उठा के बात करने लग जाती हूँ। यानी हम आप देखें पहले फिर भी पैराग्राफ्स के पैराग्राफ्स लिखते थे, फिर एक जुमले पे आए, फिर उसके बाद जब सिंबल्स पे आ जाए तो इसका मतलब है आपकी कम्युनिकेशन खराब हो रही है, अब फोन उठा के फोन पे बात कर लेनी चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद जावेद कादरियत कर रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर मीरपुर से। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे हमारे टॉपिक के बारे में? जी पहले तो आपको बहुत मुबारक, इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं। शुक्रिया। हमारे माशरे का ये एक मेन ऐसा जुज है कि जिससे घरों में बहुत सारी खराबियाँ पैदा होती हैं जी। तो बाकी मैं ये करना चाहूँगा कि पहली बात है कि हर मर्द और औरत को इतनी तालीम ज़रूर हासिल करनी चाहिए कि वो शादी के बाद की चीज़ों को हैंडल कर सके और उनको समझ सके और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। सही। तो तालीम तो बुनियादी चीज़ है, उसके बाद हमारा जो माहौल होता है इर्द गिर्द का, तरबियत होती है, उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव माइंड रख के हमेशा आगे चलना चाहिए। सही। तो जो बात है ना कि गलत फहमी जो पैदा होती है मियाँ बीवी के दरमियान, वो जैसे मेरी बहन अभी एक पहले बात कर रही थी कि औरत के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जो कर रही है वो ठीक कर रही है और उसको किसी की हेल्प की तब जरूरत पड़ती है जब वो समझती है कि अब वो मामला मुझसे हैंडल नहीं हो सकेगा। सही। तो जावेद भाई एक सवाल आपसे यहाँ पे करना चाहूंगी कि हमारे माशरे में अक्सर शादियां बहुत कम उम्री में होती हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लड़की भी कम उम्र होती है, लड़का भी कम उम्र होता है, तो अक्सर जो उन्होंने लड़ना झगड़ना आधी अधूरी बातों वाले जो ग्रीवियंसेस होते हैं वो शादी के पहले अरसे में सेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपका एक खाका, आपका एक मिजाज, आपकी एक पर्सनैलिटी बन गई है। कई लोगों के लिए अपनी उस पर्सनैलिटी को चेंज करना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पर अगर जिंदगी के पहले 6-7 साल शादी के एक लड़की ने खामोशी से गुजार दिए, उस वक्त उसको इतनी अकल नहीं थी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, उसके बाद अगर उसमें तब्दीली आती है और वो बात करना शुरू करती है तो लोग उसको कबूल नहीं करते। हाँ, ये गलत बात है। हमारे मुआशरे में देखना चाहिए कि एक बंदे ने अब बहुत कुछ सीखा है, एक अरसे में उसने मैनेज किया चीज़ों को और इस काबिल हो गया कि अब वो समझना और बोलना शुरू कर दिया उसने, तो हमें इस चीज़ को हौसला अफजाई करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और इस चीज़ से हमें मतलब कि उसको हौसला देना चाहिए कि वाकई आप अपने हक के लिए और अपने राइट के लिए और अपने जिंदगी के मामलात को बेहतर करने के लिए अगर आप बात करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई कॉल करने का। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। बहुत अच्छा लगता है जब मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से लोग हमारा प्रोग्राम देख भी रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और कॉल करते हैं। रूस आप क्या कहेंगे? अभी हम थोड़ी देर पहले ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे। ये खातून पहले सोचती है कि जी मेरा बाप या मेरा भाई मेरे पीछे खड़े होकर मेरे साथ कोई ज्यादती हो गई, हस्बैंड बगैर कहे मेरी बात समझ ले। फिर अगर इसी मुगालते में और खामोशी में 10-20 साल गुजर गए तो इंतजार हो रहा है बेटा जवान हो जाएगा तो बात की जाएगी मेरी। ये पूरी जिंदगी इंतजार में गुजार देती हैं खवातीन। अगेन बात तो आ जाती है ना कि औरतें अपना पोटेंशियल रिकग्नाइज नहीं करती। हाँ। दे वेट फॉर समवन टू लुक आफ्टर फॉर देम। हमारे बचपन से हमारी ब्रॉटअप ही ऐसी की जाती है, समवन इज गोना लुक आफ्टर यू। हम अपनी केयर खुद कर सकते हैं। दैट्स व्हाट द वुमेन नीड टू रियलाइज, दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्व्स। ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें रोक रहा है अपना खुद ख्याल रखने के लिए। बड़ी आपने मजे की बात की थी अर्लियर कि औरतें 4-5 साल चुप रहती हैं फिर एकदम से बोलना शुरू करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक डॉक्टर जावेद विल एग्री विद मी, देयर कम्स अ टिपिंग पॉइंट हर किसी की लाइफ में कि जब वो ऐसी चीज से फेस करते हैं नहीं दैट्स इट, आई हैव रीच्ड टू माय ब्रिंक और अब मैं चुप नहीं रहूंगी या चुप नहीं रहूंगी। straw that broke the camel's back वाली Exactly, वो कुछ ऐसा होता है कि कहते पानी अब हो गया सर से ऊपर, that's it, अब चुप नहीं रहा जा सकता। तो आई गेस बिफोर लेकिन क्या ये अच्छा है कि उस पॉइंट तक इंतजार किया जाए? नहीं ना, दे शुड स्पीक अप अर्लियर। पहले आप बोले, पहले आप टॉक, आई डोंट नो व्हाट योर पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहेंगे? आई थिंक इसमें एज का बड़ा अमल दखल है। आपकी एज पे पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, फिर हालात आपको चेंज करते हैं। चैलेंजेस जो है आपको बाज़ औक़ात बहुत एग्रेसिव भी बना सकते हैं, बाज़ औक़ात बहुत पैसे भी बना सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ हम एक किसी पे डाल नहीं सकते। इस बात से एग्री करेंगे? पहले तो जी बड़ी दोशीज़ा से शादी हुई होती है जो खामोश रहती होती है, शर्माती रहती है, फिर उसके हो जाते हैं बच्चों पे चीख चीख की जो प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद वो सारे में वही प्रैक्टिस काम आती है। क्या जो हार्मोन है ना वो रश कर रहा है, उसी बीच में 5 बजे छोड़ आ जाता है, 4:30 बजे वो चीख रही होती है, डैमेज हो जाता है। हाँ, वहीं पे बेल बजती है, यूं ही देखती है इसको, आगे तुम तो वो कहता है
कितना सी होता है कि अब ये चीजें इट्स अ ब्यूटी। अगर आप किसी काउंसलर के साथ बैठ जाए ना तो ये सब कुछ नजर आने लगता है। वी आर ब्लाइंड व्हेन वी डोंट नो एनीथिंग। आपको पता है एक किसी काउंसलर ने हमारे साथ अपना किस्सा शेयर किया था कि एक कपल उनके पास आया, उनकी बड़ी लड़ाई हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं करता, हस्बैंड के ऊपर लड़ाई ये हो रही थी कि ये जो है टूथपेस्ट का कैप तक इनको लगाना याद नहीं रहता, बस इस बात पे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, 10 साल हो गए शादी को, मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। काउंसलर ने कहा भाई तुम नई टूथपेस्ट अलग अलग ले लो, एक का वो कैप ना लगाए तो भी मसला नहीं है, एक का तुम लगाती रहा करो तो तुम भी से डिवोर्स से ज्यादा सस्ता सोल्यूशन है ये। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत उरूज और डॉक्टर वजाहत, आपकी मौजूदगी का। वक्त हमेशा हमारे पास कम होता है, लेकिन वंस अगेन आपकी इंकरेजमेंट और अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी ऐसा लगा कि अधूरी सी ही बात रही है, जो कि टॉपिक भी था, लेकिन इंशाल्लाह इसको दोबारा कभी उठाएंगे। और वाकई टूथपेस्ट नया ले लें, बजाय इसके कि जरा सी बातों के ऊपर आप लड़ाई झगड़ा करके अपना घर खराब करें, बात पूरी किया करें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।